हो गई सर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, क्या हाल है बेटा? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, सो आज का ये लेक्चर लास्ट रहने वाला है। इसमें 3 चीजें रह गई थी, वो 3 चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। वो एक्सप्लेन करने के बाद में फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए डॉक्टर साहब सीरीज, इसके मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। ठीक है, पहले एक बार जल्दी से 2-3 चीजें उसको खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्त, बाकी आप लोग क्या बोल रहे हो सर? एमाइटोसिस, हाँ ये अभी बताना है अब्दुल्ला, अभी रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस ये 2-3 चीजें वो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आइएगा। हाँ जी, चलिए, तो यहां पर 3 चीजें यहां पर एक्सप्लेन करनी है, फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज आप लोगों को याद आ रही होगी, अर्धसूत्री विभाजन जो था, ये नोट डालकर आप लिख सकते हैं। पहला, आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था? हाँ सर, उसमें अर्धसूत्री बस 15 मिनट में ये समाप्त करके फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अर्धसूत्री प्रथम में जो पूर्वावस्था प्रथम जो थी, उस पूर्वावस्था प्रथम की जो 5 स्टेज जो थी, है ना, कल हम लोगों ने पढ़ी थी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, है ना, तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगति क्रम। ठीक है जी, इनमें से पर्टिकुलरली डिप्लोटीन का एक बिंदु बस यहां पर रह गया था और वो बताना था। यहां पर ये जो डिप्लोटीन अवस्था जो होती है, कौन सी? ये वाली जो डिप्लोटीन अवस्था जो होती है, ये डिप्लोटीन अवस्था प्राणियों में आपने याद रखना, यानी एनिमल्स में जब अंड जनन जब होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस की अगर बात करें तो अंड जनन जब होता है, अंड जनन जब होता है तो जो अंडाणु जो होता है वो इस अवस्था में लगभग 14 वर्ष तक, या मैं बोलूंगा 10 से 12 वर्ष तक इसी अवस्था में रहता है। क्या बोला मैंने? वापस से सुनिएगा। मैंने बोला कि अर्धसूत्री प्रथम की जो पूर्वावस्था प्रथम की वो जो 5 स्टेज थी, उनमें से जो पर्टिकुलरली डिप्लोटीन जो थी, द्विपट अवस्था जो थी, इस अवस्था में एनिमल्स में जब अंड जनन जब होता है, यानी अंडाणु का जब निर्माण होता है, तो उस टाइम पर जो अंडाणु या अंडक बोल दीजिए, ज्यादा बेटर होएगा। कौन सा? अंडक, जिसको हम ऊसाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ऊसाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडक बोलते हैं। ये अंडक जो होता है ये लगभग 10 से 12 वर्ष तक इसी अवस्था में रहता है। अब क्यों रहता है, किस लिए रहता है, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ह्यूमन फीमेल्स में अगर हम बात करें, मानवों के अंदर अगर हम बात करें, तो फीमेल्स के अंदर जब अंड जनन जब स्टार्ट हो जाता है जन्म से पहले, तो उस टाइम पर जब एक लड़की पैदा होती है, ध्यान से सुनना, एक लड़की जब पैदा होती है तो उसके अंडाशयों के अंदर यानी ओवरी में जो अंडक जो होते हैं, कौन? अंडक यानी oocyte जो होते हैं, वो इस अवस्था में लगभग 10 से 12 वर्ष तक रुके रहते हैं। एक लड़की जब वयस्क हो जाती है, लगभग 10 से 12 वर्ष की जब हो जाती है वो लड़की, तो उसके अंदर एक चक्र चालू होता है, कौन सा? आर्तव चक्र। उस चक्र में जाकर ये अंडक फिर आगे विभाजन करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो आप याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री प्रथम की, पूर्वावस्था प्रथम की, डिप्लोटीन यानी द्विपट अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है, जो कितने वर्षों तक होती है? 10 से 12 वर्षों तक हो जाती है। डन, एक बिंदु ये बताना था। नेक्स्ट, दूसरे बिंदु पर बढ़ते हैं। अरे ये चल नहीं रहा, हाँ ये चल नहीं रहा, एक बार उसको भेज देना यार अगर कोई हो तो। ठीक है, दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, नोट डालकर दूसरा बिंदु, ये नोट डालकर, ये वाला जो था ये हमारा पहला बिंदु था, ये याद रखना है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना, देखिएगा 2 प्रकार के कारक होते हैं, कारक यानी फैक्टर्स, यानी कुछ रसायन
यानी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हमने दो श्रेणियों में बांटा है, दो श्रेणियों में बांटा है। एक वो कारक जो माइटोसिस को, या मैं बोलूंगा विभाजन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। किसको? विभाजन जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, यानी स्टिमुलेट करते हैं। और एक वो कारक होते हैं जो विभाजन को संदमित करते हैं। संदमित मीन्स रोकते हैं, यानी इनहिबिट करते हैं। क्या सर? वापस से बोलो। मैंने सिंपल सी बात बोली। मैंने कहा यहां पर मैंने कहा कि भैया कारक, कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हमने दो श्रेणियों में बांटा है। कुछ ऐसे केमिकल्स जो विभाजन को प्रेरित करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स जो विभाजन को रोकेंगे। सर कौन से केमिकल्स विभाजन को प्रेरित करते हैं? तो एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। जैसे पादपों में याद रखना है ऑक्सिन। सर ये ऑक्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। सर हिंदी में भी साइटोकाइनिन। जिबरेलिन, जिब्रेलिन। ठीक है, तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, और जिब्रेलिन, ये वो केमिकल्स हैं जो किसके अंदर हैं? प्लांट्स के अंदर है, पादप के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं? विभाजन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। वहीं अगर मैं प्राणियों में बात करूं, प्राणियों में बात करूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इंसुलिन। तो ये भी हार्मोन है, ये भी हार्मोन है। तो ये हार्मोन, उसके अलावा और भी हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल्स भी होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स भी होते हैं, कई सारे हार्मोन्स होते हैं। तो यहां पर इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन आदि, ये वो एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के अंदर जो विभाजन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ केमिकल्स लिखे, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये वो कारक है, ये वो रसायन है जो विभाजन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, विभाजन को रोकने वाले केमिकल्स कौन से होते हैं? विभाजन को रोकने वाले केमिकल्स कौन से होते हैं? तो केमिकल्स में एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने। एजाइड, हिंदी में एजाइड, अमाइड, साइनाइड, ठीक है, और कॉल्चिसिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कॉल्चिसिन। ठीक है, ये वो केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं गुरु? ये वो केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं? विभाजन को क्या करते हैं? संदमित करते हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं प्रश्न कहां से आएगा। प्रश्न आता है ज्यादातर यहां पर, कहां से? इस कॉल्चिसिन से। क्यों? क्योंकि इस कॉल्चिसिन से प्रश्न पहले पूछे गए हैं, नीट में पहले या पीएमटी में पहले पूछे जाते थे। किससे? कॉल्चिसिन से। अब कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये वर्ड दिखता है कॉल्चिसिन, और अब फिर बच्चे कहते हैं सर ये कॉल्चिसिन क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, कॉल्चिसिन जो है ये केमिकल है, ये एक रसायन है जो एक पादप से मिलता है, और वो पादप जो होता है उसका नाम होता है कॉल्चिसिन ऑटमनेल। आपको ये याद नहीं रखना है, जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी को कंप्लीट करने के लिए, आपकी मतलब होती है ना इच्छा कि सर ये किससे मिलता है। तो एक पादप है जिसका नाम है कॉल्चिसिन ऑटमनेल, उससे प्राप्त होता है, जिसको हम देसी भाषा में कई बार केसर बोल देते हैं। केसर का पादप, कौन सा पादप बोल देते हैं? केसर नाम सुना ना, केसर। केसर का पादप बोलते हैं किसको? कॉल्चिसिन को। तो कॉल्चिसिन ऑटमनेल से एक रसायन प्राप्त होता है कॉल्चिसिन, और ये कॉल्चिसिन क्या करता है? ध्यान से सुनना, ये जो तर्कुतंतु जो थे, कौन? जो तर्कुतंतु हमने पढ़े थे, उन तर्कुतंतुओं का बहुलीकरण होने से रोकता है, या गुणसूत्रों से जुड़ने से रोकता है, या सिंपल बोलूंगा तर्कुतंतु निर्माण को रोक देता है।
किसको निर्माण को रोकता है? तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोक देता है। अब आप जरा सोचिए, तर्कु तंतुओं का अगर निर्माण रुक जाता है या तर्कु तंतु बन भी जाते हैं तो गुणसूत्रों से जुड़ने से रोक देता है। अगर तर्कु तंतु बन भी जाते हैं तो उन तर्कु तंतुओं को गुणसूत्र से जुड़ने से रोक देता है। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कॉल्चिसिन जो होता है ये कौन सी अवस्था को होने नहीं देगा। ये कॉल्चिसिन जो होता है ये कौन सी अवस्था को होने नहीं देता है? तो याद रख, ये कॉल्चिसिन जो होता है ये मेटाफेज को यानी मध्य अवस्था को रोकता है। मध्य अवस्था जो होती है उसको क्या कर देता है? रोक देता है, यानी मध्य अवस्था लाने नहीं देता। अब इमेजिन करिए, मध्य अवस्था में ही तो ये तर्कु तंतु गुणसूत्रों से आकर उनको किस पे एकत्रित कर देते हैं? सर, मध्य रेखा पर एकत्रित कर देते हैं। तो ये कॉल्चिसिन जो होता है तर्कु तंतु निर्माण को रोककर उनको गुणसूत्रों से जुड़ने नहीं देता है और साथ ही साथ मध्य अवस्था जो होती है उसको क्या कर देता है? रोक देता है। कौन? कॉल्चिसिन। ये एक केमिकल है जो इस पादप से निकलता है और ये केमिकल और साथ साथ ये केमिकल, ये रसायन जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं किसको? सर, ये वो कारक हैं जो रोकते हैं किसको? विभाजन को। ये वो कारक हैं जो प्रेरित करते हैं किसको? विभाजन को। ये था दूसरा बिंदु, नोट डालकर। तीसरा बिंदु एक बार मेरे को पढ़ाने दीजिए, फिर उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो फिर पूछना। हमने दो प्रकार के विभाजन पढ़े, एक पढ़ा था समसूत्री और एक पढ़ा था अर्धसूत्री, है ना। हमने दो प्रकार के विभाजन पढ़े, एक पढ़ा समसूत्री और दूसरा क्या पढ़ा? अर्धसूत्री। एक तीसरा विभाजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? असूत्री। असूत्री विभाजन, जिसको हम एमाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला बिंदु, सर ये किस में होता है? तो याद रखना बेटा, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। दूसरा, इसी असूत्री विभाजन को हम बाइनरी फिजन बोल देते हैं। इसे द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। ठीक है। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला कि ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक आवरण तो था नहीं। क्या था सर? ये हमारा केंद्रकाभ था। याद आ रहा है? केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड, एक गुणसूत्र था जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना हुआ था, जो गोलाकार था। याद आ रहा है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। डन। अब क्या होएगा सर? ये कोशिका वृद्धि करेगी। ध्यान से सुनना, ये कोशिका क्या करती है? वृद्धि करती है। ये कोशिका जब वृद्धि करेगी तो उस वृद्धि के दौरान कोई G1, कोई S, कोई G2, ऐसी कोई अवस्थाएं नहीं आती है। क्या बोला? जब ये कोशिका वृद्धि करती है तो उस दौरान कोई G1 नहीं होती, कोई S नहीं होती, कोई G2 नहीं होती है। ठीक है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कोई G1, S, G2 नहीं होती है। ऐसी कोई स्पेसिफिक अवस्था नहीं होती है कि इसको मैं G1 बोलूं, इसको मैं S बोलूं, इसको मैं G2 बोलूं। तो ऐसी कोई निश्चित अवस्था नहीं होती। डायरेक्टली क्या होती है? कोशिका द्रव्य जो होता है वो बढ़ता है और साथ ही साथ अंदर जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ मिल रहा था जिसको हमने जीनोमिक डीएनए बोला था, इसका क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है। तो केवल एक ही चीज याद रखनी, क्या? वृद्धि अवस्था के दौरान कोई G1, S, G2 यहां पर नहीं मिलती है। केवल और केवल क्या मिलता है? कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है और जीनोमिक डीएनए जो होता है, जीनोमिक डीएनए, अब जिसको जीनोमिक डीएनए नहीं पता, सेल चैप्टर पढ़ना। जीनोमिक डीएनए जो होता है उसकी प्रतिकृति होती है। अब जीनोमिक डीएनए की जैसे ही प्रतिकृति हो जाती है उसके बाद में, ध्यान से सुनना, उसके बाद में क्या होता है? विखंडन होता है। यानी ये कोशिका क्या करती है? विखंडन करती है। क्या करती है? अपने आप को दो भागों में बांटती है। अब जब ये दो भागों में बांटेगी तो एक जीनोमिक डीएनए इधर,
दूसरा जीनोमिक डीएनए इधर होता है, तो ये सीधा क्या होता है, विभाजन होता है। और इस विभाजन में कोई प्रोफेज, कोई मेटाफेज, कोई एनाफेज, कोई टीलोफेज नहीं होती है। याद रखना, इस विभाजन में कोई प्रोफेज, कोई मेटाफेज, कोई एनाफेज, कोई टीलोफेज नहीं होती है। सीधा क्या होता है, विभाजन होता है। सीधा एक कोशिका अपने आप को क्या कर लेती है, विभाजित कर लेती है। इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन बोलते हैं, ए माइटोसिस बोलते हैं। डायरेक्टली क्या हो जाता है, विभाजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। और ये किस में देखने को मिलता है सर, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जीवाणु में देखने को मिलता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये थे 3 बिंदु। अब मुझे बताइए इन 3 बिंदुओं में से कौन से बिंदु में आपको दिक्कत थी। अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, जल्दी से मैं आपसे पूछता हूं प्रश्न फटाफट। प्रोकैरियोट्स में कोशिका चक्र पाया जाता है या नहीं? पहला प्रश्न, क्या प्रोकैरियोट्स में कोशिका चक्र पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? दूसरा प्रश्न, प्रोकैरियोट्स में सूत्री विभाजन पाया जाता है या नहीं? हाँ जी, इन दोनों प्रश्नों का आंसर बताना है आपने। पहला प्रश्न था कि प्रोकैरियोट्स में कोशिका चक्र पाया जाता है या नहीं। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में सूत्री विभाजन पाया जाता है या नहीं। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत दे रहे हैं। कैसे सर? यहां पर आएगा आंसर यस और यहां पर आएगा आंसर नो। क्यों सर? ये तो चलो समझ में आता है कि प्रोकैरियोट्स में सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन क्या था, समसूत्री था। सूत्री विभाजन को हमने क्या बोला था सर, समसूत्री बोला था, है ना। और हमने अभी अभी बात करी कि भैया प्रोकैरियोट्स के अंदर समसूत्री नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, असूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं होते। तो ये तो चलो समझ में आ गया सर, यहां पर आंसर नो आएगा। लेकिन यहां पर आपने आंसर यस कैसे कर दिया? अब आप मुझे बताइएगा, इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कोशिका चक्र कुछ बताया था। मानव कोशिका का कोशिका चक्र का टोटल समय जो था वो कितना बताया था, याद करिएगा, दिमाग लगाइए। मानव सेल का, मानव कोशिका का कोशिका चक्र कितना बताया था? मानव कोशिका जो थी उसका कोशिका चक्र का समय कितना बताया था सर? 24 घंटे। याद आ रहा है? हाँ सर, याद करिए, हमने यीस्ट पढ़ा था, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ यीस्ट, जो एक कवक है, जो एक कवक है, उसका कितना बताया था सर? 90 मिनट बताया था। हाँ सर। सर ये दोनों तो यूकैरियोटिक है, ये दोनों क्या है, यूकैरियोटिक। हमारी कोशिका यूकैरियोटिक है और यीस्ट, कवक, ये कौन से जगत में आता है? कवक जगत में, वो भी क्या है, यूकैरियोटिक है। लेकिन याद करिए, मैंने आपको ई कोलाई बताया था। हाँ सर, याद करिए, क्या बताया था? ई कोलाई। जरा याद करिए, ई कोलाई, ई कोलाई कौन है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और जीवाणु जो है वो किस में आते हैं सर? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और याद कर, इनमें हमने कोशिका चक्र कितनी देर का लिखा था सर? 20 मिनट का। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ सर, 20 मिनट का। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। क्या प्रोकैरियोट्स में कोशिका चक्र नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। कोशिका चक्र तो है। कोशिका चक्र का मतलब जिसमें 2 अवस्थाएं हैं सर, वृद्धि भी है और विभाजन भी है। खुद देख लीजिए, कोशिका जो नई बनी है वो वृद्धि करेगी, हाँ सर, फिर उसके बाद विभाजन करेगी, हाँ, वृद्धि भी है, विभाजन भी है। लेकिन वृद्धि की अवस्थाएं नहीं होंगी, विभाजन की अवस्थाएं नहीं होंगी। सीधा कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, जीनोमिक डीएनए की प्रतिकृति होएगी और विभाजन में सीधा क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा, अपने आप को 2 भागों में, बराबर भागों में तोड़ लेगा। तो कोशिका चक्र तो मिलेगा ना, सेल साइकिल तो मिलेगी ना, जीवन काल तो मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या समसूत्री विभाजन मिलेगा? नहीं सर, समसूत्री विभाजन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, A to Z पॉइंट। तो ये कुछ चीजें, कुछ बिंदु इस चैप्टर के रह गए थे, जो एक साथ मैं सोच रहा था लास्ट में आपको बता दूं। हाँ जी सर, प्लांट में तर्कु तंतु का निर्माण कॉल्चिसिन करता है? नहीं बेटा, कॉल्चिसिन रोकता है।
कॉलचिसिन जो है निर्माण नहीं करता, कॉलचिसिन जो होता है तंतु के निर्माण को रोक देता है। अच्छा, एक और चीज याद आ गई। देखो, ये जो कॉलचिसिन जो है ये मध्यावस्था को रोक देगा। ठीक है सर, मध्यावस्था को आने नहीं देगा, ये मध्यावस्था को रोक देगा। अब इमेजिन करिए, अगर मध्यावस्था रुक गई तो सोचिए, एक डिप्लॉइड सेल टेट्राप्लॉइड हो जाएगी। दिमाग लगाओ, एक डिप्लॉइड सेल टेट्राप्लॉइड हो जाएगी, बहुगुणिता आएगी या नहीं आएगी? तो याद रखना, ये कॉलचिसिन जो है ये क्या लेकर आता है? बहुगुणिता लेकर आता है। क्या लाता है? बहुगुणिता लाता है। 2n से 4n की कंडीशन लेकर आएगा। और एक चैप्टर जो आपके कोर्स से हटा दिया गया है, जिसका नाम था, एक चैप्टर जो आपके 12th क्लास से हटा दिया गया था, जिसका नाम था खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उस चैप्टर में यह चीज आती थी क्या कि प्लांट ब्रीडिंग वर्ड आता था, पादप प्रजनन। कि आज की डेट में कई ऐसे वैज्ञानिक हैं या कई ऐसे फार्मर हैं जो कॉलचिसिन का उपयोग करते हैं। किस लिए उपयोग करते हैं? ताकि पादप जो है वो बहुगुणित हो जाए। बहुगुणित मींस उसके अंदर गुणिता जो है, बहुगुणिता जो है वो आ जाए। उससे क्या होगा? पौष्टिक आहार जो होता है, यानी पौष्टिकता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज पहले पढ़ाई जाती थी, कौन से चैप्टर में? उस चैप्टर में। लेकिन ये कॉलचिसिन इस चैप्टर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर ये चीज आ जाती है। चलिए जनाब, यहां तक की बात क्लियर हो गई है? हाँ जी सर, जीवाणु में सेल डिवीजन होकर 2 बनती है, तो यहां पर 1 कैसे? अरे बांगड़ू, यहां पर ये 2 बनती हुई नहीं दिखाई दे रही तेरे को? 2, फिर ये 2 छोटी छोटी बनेंगी, फिर ये 2 छोटी छोटी, फिर वापस से क्या करेंगी सर? वृद्धि करेंगी। हाँ जी, डन। चलिए जनाब, यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। रेडी है? हाँ बेटा, हाँ चीकू, यस। अविनाश, बता दिया जाएगा आपको। स्टार्ट करें? रेडी है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड होंगे मेरे बेटे। सर, प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए किस प्रकार प्रतिकृति करता है? हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना, आप YouTube पे जस्ट इतना सा डाल सकते हो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर हमारे इस कोर्स में नहीं है, नीट के कोर्स में नहीं है। पहले पढ़ा दिया जाता था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के रेप्लिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के रेप्लिकेशन में जो एंजाइम चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज। हमारे में भी क्या चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन दोनों में डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसके एक ही टाइप होता है, और यहां पर डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, ओआरआई साइट जो होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर वो एक होती है और यूकैरियोट्स के अंदर कई सारी होती है। रेप्लिकेशन फॉर्क जो होती है उसका डिफरेंस आ जाता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। तो ये ढेर सारी चीजें हैं जो डिफरेंस लेकर आती है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए रेप्लिकेशन। हमारे कोर्स में यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए रेप्लिकेशन है और वो किसमें? जेनेटिक्स में है। हाँ जी, एनसीईआरटी की रीडिंग करवा दीजिए, वो भी करवा दूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन जो है, ध्यान से सुनो, 40 क्वेश्चन जो है वो अभी अपन करेंगे। 40 क्वेश्चंस अभी अपन करेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग 70 क्वेश्चंस जो हैं, 70 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको दूंगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से दूंगा कि आप यहां पर करेंगे। जैसे ये 40 क्वेश्चन तो मैं अभी आपको कराऊंगा, आंसर दिखा दूंगा। जैसे ये उसके बाद में 40 के बाद में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर नहीं होंगे। आंसर जो है वो लास्ट में आंसर की के रूप में आपको मिल जाएगा। ये आपको आंसर की दिख रही है, ये आपको आंसर की दिख रही है। इस तरीके से आंसर की के रूप में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि अभी हम पहले स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, चलिए जी। उसकी कोई निश्चित अवस्था नहीं होती है डॉक्टर अमन ड्रॉप, वो जब वृद्धि हो रही होती है तभी होता है। विशाल कुशवाहा, जो प्राचीन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें, जो आधुनिक होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सोच समझकर करना। टाइमर है यहां पर। टाइमर कितनी देर का है भैया? आई थिंक 30 सेकंड का टाइमर होएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस थोड़े से छोटे होंगे, प्लीज अपने फोन को टिल्ट कर लीजिएगा।
सर जीवाणुओं में एक कोशिका विभाजन करके 2 बनाती है, तो जीवाणु एक कोशिका कैसे? अरे वो 2 कोशिका अलग हो जाएंगी ना दोस्त। सर ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? आज की स्लाइड में मिलेंगे, आज की जो टीचर स्लाइड होगी उसमें मिलेंगे। सर क्वेश्चन कॉपी में लिखने पड़ेंगे, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्त, कल ही बता दिया था मैंने आपको। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है? प्रश्न दिखाई दे रहा है? तने के अग्रस्त कोशिका में 256 कोशिकाएं प्राप्त करने हेतु कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? याद करिए, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हम क्या करते हैं, कोशिका चक्र पता करते हैं, और एक फॉर्मूला जिसमें हमने बताया था क्या, समसूत्री विभाजन कितने होंगे। याद आ रहा है? हाँ भाई, तो समसूत्री विभाजन क्या होंगे? n-1। याद आ रहा है? नाजिया n-1, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? n मींस नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स कितनी है मेरे भाई? नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कितनी है? 256 है। तो 256 - 1 आंसर क्या हो जाएगा? 255 हो जाएगा। डन? क्लियर है? सभी ने यही किया? वेल डन। प्लीज अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन खुद पढ़िएगा, आंसर खुद करिएगा, ठीक है। नहीं चीकू, कल से स्टार्ट होएगा। तहसीन वेल डन, शिवांगी बहुत बढ़िया, अंकिता मिश्रा बहुत बढ़िया, कुशाल जी बहुत बढ़िया, खुशी प्रजापति वेल डन, शालू गुप्ता बहुत बढ़िया, बिहार सीबीएसई बहुत बढ़िया, अभिषेक कुशवाहा वेल डन, नईम खान बहुत बढ़िया, क्रांति वर्मा वेल डन, धीरज कुमार बहुत बढ़िया, सौम्या, अजय गुप्ता वेल डन बहुत बढ़िया, मनीष बोराना, ख्याति, गुंजन, ड्रीम डॉक्टर, धीरज वेल डन बहुत बढ़िया। क्या बात है, जिन जिन के मैंने नाम लिए इतने बड़े लल्लू लाल है ना, ये इतने बड़े लल्लू लाल हैं, इतने भोंदू लाल हैं, ये क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सूत्री विभाजन लिखा हुआ है, आंसर लगा रहे हैं फर्स्ट। तुम भोंदू हो, बिल्कुल तुम बिल्कुल भोंदू हो, हैं योर गोपाल, तुम बिल्कुल भोंदू लाल हो क्या? बिल्कुल सूत्री विभाजन लिखा हुआ है और आंसर लगा रहे हो तुम फर्स्ट। तुम मूर्ख हो बिल्कुल। सूत्री विभाजन का मतलब क्या था? समसूत्री। तूने समसूत्री विभाजन में कहीं जीन विनिमय होते हुए देखा है? घोचुओ, क्या आंसर लगा रहे हो तुम? पता भी है तुमको क्या आंसर लगा रहे हो तुम? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं उनके नाम सुनकर कईयों ने उनके आंसर टिप कर आंसर दे दिए, फर्स्ट 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 फर्स्ट। और लिटरली मैं बता रहा हूं, कई सारे बच्चों ने आंसर लगाया फर्स्ट, कई बच्चों ने आंसर लगा दिया फर्स्ट, जीन विनिमय। अरे सूत्री विभाजन का मतलब क्या है? माइटोसिस। क्या माइटोसिस में जीन विनिमय हुआ? नहीं सर। क्या माता और पिता के गुणसूत्रों का पृथक्करण हुआ? गुणसूत्रों का, क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 1, मम्मी का क्रोमोसोम 1, पापा का क्रोमोसोम 1, दोनों को पृथक किया था क्या हमने? नहीं सर। युग्मन, युग्मन यानी सिनेप्सिस कहीं हुआ था सूत्री विभाजन में? नहीं सर। फिर ना 1 आएगा, ना 3 आएगा, ना 2 आएगा, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों सर? अरे दिमाग लगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूत्री विभाजन में आनुवांशिक निरंतरता की क्रियाविधि का कारण क्या है? कि सूत्री विभाजन में अगर ये डिप्लॉइड सेल है तो इससे बनने वाली ये दोनों डिप्लॉइड सेल कैसे बन गई थी? 5 से 6 बार ये चीज बता दी थी। ये डिप्लॉइड है, अब तुम इससे 2 कोशिका बना रहे हो, दोनों डिप्लॉइड है, ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने यहां पर डीएनए की मात्रा को क्या कर दिया था सर? बढ़ा दिया था। 2C से क्या कर दिया था सर? 4C कर दिया था। तो डीएनए का हमने क्या कर दिया था सर? गुणन कर दिया था, उसका डुप्लीकेशन कर दिया था। ये रीजन था। हद है यार, मतलब क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं हो, कमाल है। अब गलती मत करना। अब नेक्स्ट, और टीपो मत एक दूसरे का, अपना दिमाग चलाओ।
केंद्रिका कब से विभाजन करने लग गई बेटा? केंद्रिका जो होती है उसका डुप्लीकेशन होता है। करा, कुछ करा, समझ में आया? प्रश्न आ रहा है? कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। एक जीवाणु जो प्रति आधे घंटे में एक बार विभाजित होता है, ये बोल रहा है ये एक जीवाणु है मान लो, और ये आधे घंटे में एक बार विभाजित होता है, यानी 2 कोशिका बनती है। कितने देर में? 30 मिनट्स में। ठीक है, ठीक है। तो पूछा 24 घंटे पश्चात जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? डन। 30 मिनट में यानी आधे घंटे में, 30 मिनट यानी आधे घंटे में 1 से 2 बन रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं आपसे बोलता कि ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है और ये 1 घंटे में 2 बन रही है। ध्यान से सुनना, इसको छोड़ दो, इधर फोकस करना। मैंने बोला ये एक जीवाणु कोशिका जो 1 घंटे में 2 बन रही है, 1 घंटे में 2 बन रही है। तो बताओ 24 घंटे में कितनी बनेंगी? क्या 1 घंटे में 2 बन रही हैं, तो बताओ 24 घंटे में कितनी बनेगी? तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 की पावर 24। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई। 1 घंटे में 2 बन रही हैं, तो 2 घंटे में कितनी बनेगी? सोचो, 1 घंटे में 2 बन रही हैं, तो 2 घंटे में कितनी बनेगी सर? 4। 3 घंटे में कितनी बनेगी सर? 8। तो 24 घंटे में कितनी बनेगी सर? 2 की पावर 24। डन। यहां तक की चीज समझ में आ गई? क्लियर है? अब इधर आ जाओ, डिफरेंस कितना है? यहां पर 1 घंटे में 2 थी, यहां पर कितनी है सर? आधे घंटे में 2 है। तो 2 की पावर क्या लगाएगा जरा खुद सोच। 1 घंटे में अगर 2 बन रही हैं और यहां आधे घंटे में 2 बन रही हैं, 24 घंटे में अगर बननी होती तो हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 24। तो यहां पर आधे घंटे में बन रही है तो 24 का डबल कर देंगे, यानी कितना कर देंगे सर? 48 कर देंगे। सिंपल, समझ में आ गया? आंसर क्या होएगा इसका? थर्ड आंसर होएगा 2 की पावर 48। क्लियर है? डन कर लिया सभी ने? वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट। ये तो कर लेंगे, सिंपल सा ये वाला, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए टाइमर समाप्त हो गया। टाइमर पर भी फोकस रखना, ठीक है? ये जो टाइमर यहां पर चल रहा है, इस टाइमर पर भी फोकस रखना कि विद इन 30 सेकेंड्स आंसर निकालो। नहीं निकल रहा रोक दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। केंद्र के परिवर्तनों के आधार पर समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था प्रोफेज अवस्था के विपरीत है? प्रोफेज अवस्था का रिवर्स किसमें हुआ था सर? टीलोफेज में हुआ था। खत्म, सीधा सीधा। किसमें हुआ था? प्रोफेज का उल्टा किसमें हुआ था सर? टीलोफेज में होता। सिंपल सा तो था। डन। चलिए नेक्स्ट, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। सर सेल कितनी बार विभाजन करती है? जितनी बार उसका मन होएगा। नीचे दिए गए चित्र हेतु सही विकल्प का चयन करें। सोनल गुप्ता, क्लास को ना फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करना। नीचे दिए गए चित्र का सही विकल्प का चयन करना है, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए जी, टाइमर हो गया, समाप्त कर लिया। टाइमर समाप्त हो गया। चलिए, यहां पर पूछा है इस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? सोचिए, 1 2 3 4, 4 सभी में 4 है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या। अरे भैया, गुणसूत्र जो होता है 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, तो यहां पर अर्ध गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? गुणसूत्र अगर 4 है तो अर्ध गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 8। या तो ये या ये, यानी आपका सेकंड ऑप्शन खत्म, थर्ड ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट, गुणसूत्र बिंदु कितने होंगे? सोचो, एक गुणसूत्र के अंदर ये एक गुणसूत्र बिंदु है, ये एक गुणसूत्र बिंदु है, एक गुणसूत्र बिंदु है, एक गुण। अब 4 गुणसूत्र हैं तो 4 ही गुणसूत्र बिंदु होंगे, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन भी खत्म।
लेकिन काइनेटोकोर कितने होंगे सर? एक गुणसूत्र बिंदु पर 2 काइनेटोकोर थे, तो काइनेटोकोर कितने हो जाएंगे सर? 8 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। डन? क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइएगा, जितने गलत हो रहे हैं वो मार्क कर दीजिएगा, गोला कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ये दीप्ति यदुवंशी एनिमल हैप्लॉइड है, तो युग्मकों का निर्माण किससे होएगा? माइटोसिस से होएगा। लेकिन सभी एनिमल्स में नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक अपवाद स्वरूप नर मक्खियों में होता है। हाँ भाई, स्तंभ को मिलाना था, मिला लिया सभी ने। आइए, यहां पर लिखा हुआ है तर्कु तंतु काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, गुणसूत्र का संघनन हो जाता है। अब आप जानते हैं गुणसूत्र द्रव्य का संघनन प्रोफेज में होता है। गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर, जबकि भुजाएं पीछे की ओर होती है। किसमें होता है सर? एनाफेज में होता है। केंद्रिका, गोल्जिका, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका पुनः बन जाते हैं, ये किसमें होता है सर? टीलोफेज में होता है। और तर्कु तंतु के काइनेटोकोर से जुड़ जाता है किसमें? मेटाफेज में। तो ए का हो गया है सेकंड, बी का हो गया है फर्स्ट। ए का हो गया है सेकंड, बी का हो गया फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, ये होंगे नहीं। सी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा थर्ड, डी का हो जाएगा फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी ने करेक्ट आंसर लगाया, वेरी गुड। नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करिएगा बेटा। टाइमर समाप्त। चल, समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? क्या ये मरम्मत में मदद करती है? हाँ जी। क्या ये वृद्धि में सहायक होती है? बिल्कुल। चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सभी के अंदर जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो विभजोतक क्षेत्र हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, वहां पर ये वृद्धि में मदद करेगी, बिल्कुल मदद करेगी। आहार नलिका की सतह और रुधिर कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करती है। प्रतिस्थापित का मतलब अगर वो चीज खराब हो जाती है, वो चीज जीर्ण हो जाती है या कोई चीज नष्ट हो जाती है, तो वहां पर पुनः मरम्मत करने का काम कौन करती है सर? समसूत्री विभाजन। तो तीनों के तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा सर? 4th इज द करेक्ट आंसर, कि एक से ज्यादा विकल्प यहां पर सही है। नेक्स्ट, फ्रेगमोप्लास्ट याद आ रहा है आपको? फ्रेगमोप्लास्ट याद आ रहा है ये वर्ड? फ्रेगमोप्लास्ट कोशिका द्रव्य विभाजन में पड़ा था। पादप कोशिकाओं के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट बनी थी, जिसने कोशिका प्लेट बनाई थी। कोशिका वृद्धि में सहायक होती है? नहीं सर। समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में बनती है? नहीं सर, एनाफेज में नहीं बनी थी, टीलोफेज के बाद बनी थी। जीवाणु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान बनती है? जीवाणु कोशिका नहीं भैया, पादप कोशिका। तो पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायता करती है। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा सर? 4th आंसर आ जाएगा। यही किया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट लगाइए। जो भी बच्चे यहां पर अननेसेसरी कमेंट्स कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपका नाम नोट करवाता जा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है? कुंदन गौतम, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो। अननेसेसरी कमेंट्स मत करा करो क्लास में। हाँ जी, 9th का आंसर किया सभी ने। चल, 9th क्वेश्चन जो था वो बोल रहा था कि भैया ये कोशिका विभाजन की एक अवस्था दिखाई हुई है, ये वाली अवस्था, आपको बताना है ये अवस्था कौन सी है। इस अवस्था को देखिए, क्या यहां पर केंद्रक आवरण फिर से बन गया? हाँ जी।
और ये केंद्रक आवरण फिर से कब बनता है, और ये कोशिका जो है दो केंद्रकों में बट गई, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया है, केंद्रक आवरण वापस से बन गए। हम जानते हैं किसमें होता है सर, अंत्यावस्था में, यानी टीलोफेज में होता है। लेट पश्चावस्था में नहीं होता, कोशिका विभाजन में नहीं होएगा, किसमें होएगा सर, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। अब आगे क्या लिखा हो, क्या अंत्यावस्था में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रिका अभी दोबारा नहीं बनते? अजी बनते हैं, ये बोल रहा है नहीं बनते, बनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो सीधा सीधा आंसर सेकंड आ जाएगा, क्या कि केंद्रीय आवरण दोबारा बनता है। यस, केंद्रक आवरण दोबारा बनता है। गोल्जी संकुल यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी दोबारा बन जाता है, बिल्कुल दोबारा बन जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। कोशिका भाजन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन। नेक्स्ट, राहुल कुमार मिश्रा कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आया, तुम इस चैप्टर को वापस से पढ़ो बेटा। पीछे रह जाओगे नहीं, कसम से बहुत पीछे रह जाओगे अगर यही हालत रही तो। एक कह रहे सर डायग्राम में कहां बना है, बावला तो नहीं होगी, डायग्राम में केंद्र का आवरण नहीं बन रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम देख एक बार। ये तो कल ही पढ़ा है आपको, तो कल ही पढ़ा है आपको। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक युग्म बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं। उस जोड़े को हमने क्या मध्यवर्ती पट्टिका, क्या अक्ष सूत्र, क्या काइनेटोकोर बोला था? अरे सीधा सीधा आंसर क्या बोला था सर, युगली बोला था, बाइवेलेंट बोला था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसका भी आंसर अगर आप गलत कर रहे हैं तो श्रुति 100 ने काइनेटोकोर बोल रहा है। लिटरली बेटा बहुत वीक है, आप पढ़ाई किया करो दोस्त। ऐसे आंसर अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत है। ये आपकी टाइपिंग में गलती से 4 की जगह 3 हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज दोस्त, यहां पर कई बच्चे हैं जिनको मैं नाम लेना चाहूंगा, जो यहां पर क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं। प्लीज ऐसे मत किया करो, ये मत कर आदित्य, मैं तेरे को पहले भी वार्निंग दे चुका हूं। ये मत करा करो, 4 लाइन लगा दी, 4 लाइन लगा दी। ये मैं सामने देख रहा हूं, मेरे को वहां पर टीवी में नहीं दिखाई देंगे नाम, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। मत करो ये काम। चलो अगला प्रश्न। कर लेंगे इसको, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कल तो बताया आपको, अरे कल तो बताया आपको, याद करिए। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, चलिए आंसर दिख गया। रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक होता है? याद आ रहा है आपको? पुनर्योजन। रिकॉम्बिनेज एंजाइम या रिकॉम्बिनेशन ग्रंथिकाएं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पुनर्योजन ग्रंथिकाएं जिनके अंदर एंजाइम थे जो जीन विनिमय कर रहे थे, वो कौन सी अवस्था में थे सर? स्थूल पट में पैकाइटीन में थे। आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट होएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस से सोच। कल मैंने तेरे को 2 एंजाइम बताए थे, कोई गांठ बताई थी, वो जो गांठ जो थी उसको अंग्रेजी में क्या बोला था? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या रिकॉम्बिनेज एंजाइम उस गांठ के अंदर होंगे। हाँ सर, अब वो गांठ जो थी वो क्रॉसिंग ओवर करा रही थी। क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा था? जीन विनिमय कब हो रहा था सर? स्थूल पट में हो रहा था। नेक्स्ट, ट्वेल्थ का आंसर कर लिया सभी ने? चलिए आंसर आ गए। मैक्सिमम बच्चों का फर्स्ट आंसर आ रहा है, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। अर्धसूत्रीय विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। 4 चीजें लिखी हुई, जीन विनिमय, सूत्र युग्मन, काइजमेटा का अंतर, केंद्रिका का अदृश्य हो जाना। अब जरा सोचिए, इनमें से सबसे पहले लेप्टोटीन के बाद क्या आया था? जाइगोटीन। सोचो, सूत्र युग्मन
जाइगोटीन में हुआ था। सर सूत्र युग्मन क्या था? अरे सिनेप्सिस मेरे भाई, सिनेप्सिस सूत्र युग्मन। फिर इसके बाद जाइगोटीन के बाद पैकाइटीन में क्या हुआ था? सर पैकाइटीन में जीन विनिमय हुआ था। हाँ सर, यानी सेकंड। फिर उसके बाद फर्स्ट, ठीक है जी। फिर उसके बाद काइजमेटा बना था। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जाइगोटीन, पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन जो था उसमें काइजमेटा बना था। हाँ सर। फिर काइजमेटा का अंत कहां पर हुआ था? सर पारगति क्रम में, यानी डायाकाइनेसिस में। और इसी डायाकाइनेसिस में केंद्रिका अदृश्य भी हो गई थी। सोचिए, केंद्र का आवरण अदृश्य हो गया था, केंद्र का आवरण विघटित हो गया था, केंद्रिका, गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी डायाकाइनेसिस में था। हाँ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा जरा सोचिए, इन दोनों में से काइजमेटा का, अच्छा काइजमेटा का अंत किस में हो रहा है? डायाकाइनेसिस के स्टार्टिंग में हो रहा है, फिर उसके बाद में केंद्रिका अदृश्य हो रही है, यानी 2 के बाद 1 होएगा, 2 के बाद 1 होएगा, और एक ही ऑप्शन में 2 के बाद, अच्छा यहां पर 2 ऑप्शन में 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, फिर 3 और 4। अब यहां पर आपने याद रखना है, होती ये दोनों चीजें किसमें? डायाकाइनेसिस में, ठीक है। काइजमेटा किस में बना था? सर डिप्लोटीन में बना था, और केंद्रिका और इसका अंत किसमें हो रहा था? डायाकाइनेसिस में हो रहा था। उपांति भवन अगर आपको याद आ रहा हो तो पहले होता है उपांति भवन, यानी इन दोनों में पहले कौन होएगा? सर सबसे पहले ये होएगा, काइजमेटा अंत होएगा, गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। याद कर, मैंने तेरे को बताया था गुणसूत्र अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद फिर केंद्रक का क्या होएगा? आवरण हटेगा, केंद्रिका, गोल्जी का, प्रद्रव्य जालिका फिर क्या हो जाएंगे? अदृश्य हो जाएंगे। यानी 2 के बाद 1, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4, 2 के बाद 1, फिर 3, फिर 4। आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर बुक कौन सी लेनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए? कोई सी भी ले ले बेटा। सर ये सब क्वेश्चन लिख लूं? कमाल है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। क्वेश्चन भी लिखोगे अब तुम? जो गलती जिस क्वेश्चन में कर रहे हो उस क्वेश्चन को लिखो, जिसको सही कर रहे हो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, स्तंभ पहले को स्तंभ दूसरे से मिलाना है, मिला लिया सभी ने? देख लें एक बार। चल, पैकाइटीन मध्यावस्था प्रथम, डायाकाइनेसिस और जाइगोटीन। समजात गुणसूत्रों का युग्मन किसमें हुआ था? युग्मन किसमें हुआ था? सर जाइगोटीन में हुआ था। काइजमेटा का समापन किसमें हुआ था? सर डायाकाइनेसिस में हुआ था। जीन विनिमय किसमें हुआ था? सर पैकाइटीन में हुआ था। और गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर स्थित हो गए थे किसमें? मेटाफेज 1 में हो गए थे। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3, ए की ऑप्शन में ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया है सेकंड, और डी का हो गया है 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। आप में से कई बच्चों ने सीधा सीधा जस्ट पहला देखा होगा, पैकाइटीन जीन विनिमय। जीन विनिमय किसमें हुआ था? पैकाइटीन, यानी ए का था थर्ड, ए का थर्ड यहां पर कहीं नहीं दिख रहा, स्मार्ट प्ले करना है, कहीं नहीं दिख रहा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट एक कह रहा है सर हम तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा टाइम ओवर हो जाता है, यही तो प्रैक्टिस करनी है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और देखिए इनमें से कितने कथन सही हैं। इसमें मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? सत्यम सिंह पूरा सारा लेक्चर देख, सारी चीजें बताई हुई हैं लेक्चर में। क्रोमोसोम सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होती है। लेक्चर अगर नहीं देखोगे, सीरियस होकर नहीं देखोगे, एक ध्यान से नहीं सुनोगे लेक्चर को, तो कोई फायदा नहीं है दोस्त। हाँ जी, कर लिया सभी ने? चेक करें। मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन में करी है गलती। अब मैं आपको बताता हूं गलती क्या करी है, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। आपको बोल दिया कि भैया ये 5 कथन है, इन 5 कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऐसे क्वेश्चन कई लगातार आ रहे हैं, गत वर्षों में आ रहे हैं नीट में। देखिए क्या पूछा था, उपरोक्त में से कितने कथन सही है, सही कथन पूछा था, ठीक है? अब मत आंसर करिए, आप लोगों ने कर दिया, मत पलटना अपने आंसर से। मनुष्य की कायिक कोशिका समसूत्री विभाजन में 24 घंटे तथा यीस्ट कोशिका 90 मिनट का समय लेती है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने इसको सही माना था? कर दी जल्दबाजी में गलती। मैंने इसलिए बोला था कि इस क्वेश्चन में मैं 1 मिनट दूंगा।
मनुष्य की कायिक कोशिका, जैसे हमारी आंखों की कोशिका, हमारे गाल की कोशिका, हमारी हाथों की कोशिका, ये क्या कहलाती है? कायिक कोशिका। मैंने आपको बताया था दो प्रकार की कोशिका, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है हमारी जो कायिक कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन में 24 घंटे, थोड़ा दिमाग लगा, समसूत्री विभाजन में 24 घंटे थे कि 1 घंटा था? अरे सर, 24 घंटे क्या विभाजन अवस्था में थी या कोशिका चक्र था 24 घंटे का? सर कोशिका चक्र था 24 घंटे का, तो ये हो गया गलत। डन? हाँ सर, कर दी, इसी में गलती करिए मैक्सिमम, बाकी सिंपल थे, है ना। अंतरावस्था 2 m अवस्थाओं के बीच की अवस्था होती है, बिल्कुल ठीक है। अंतरावस्था जो थी वो किसके बीच की थी? 2 m अवस्थाओं के बीच की अवस्था को हमने क्या बोला था? अंतरावस्था, बिल्कुल ठीक है। मानव कायिक कोशिका में कोशिका विभाजन केवल 1 घंटे में होता है, बिल्कुल ठीक है। हमारी जो कायिक कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन जो है वो केवल 1 घंटे में होता है, हाँ बिल्कुल सही है, 1 घंटे में होता है। पहले वाले में बोल रहा है 24 घंटे, इसमें बोल रहा है 1 घंटे, ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। पुत्री कोशिका निर्माण के दौरान मात्र कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद केंद्रक विभाजन होता है। अजी ये गलत हो गया क्या? ये बोल रहा है कि जब हम पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं तो मम्मी सेल जो है, मात्र कोशिका जो है, उसमें पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद केंद्रक विभाजन होता है। यानी पहले बोल रहा है कि पहले कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बाद केंद्रक का विभाजन। हम जानते नहीं, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, बाद में कोशिका द्रव्य का, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। तो जनाब ये भी गलत हो गया। एम अवस्था कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवस्था है, बिल्कुल ठीक है। हमने एम अवस्था को क्या बोला था? बहुत सारे नाटक होते, बहुत सारी नाटकीय अवस्था, बहुत सारी नाटकीय चीजें होती है, इसलिए नाटक अवस्था बोला था हमने किसको? एम अवस्था। तो 1 2 3, केवल 3 कथन यहां पर सही थे, केवल 3 कथन यहां पर क्या थे? सही थे। और मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर पता नहीं क्या लगाया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, यही किया था सभी ने। गलती पता है, सिर्फ पहले वाले में जल्दबाजी में गलती करी होगी, बस, और कुछ नहीं है ना। नहीं तो मैक्सिमम बच्चों ने पता है आंसर क्या लगाया? 4। क्यों? क्योंकि पहले वाली जो थी इसको तुम सही मान लिए थे। किया ना? ये किया ना? पता है हमको, यही किया था। चलिए जी नेक्स्ट। सर मैं इतने करेक्ट आंसर देता हूं, आप मेरा नाम नहीं लेते हो। ये अजब अलग ही है भाई साहब। G0 या शांत अवस्था, G0 या शांत अवस्था कौन सी थी? हाँ जी, आंसर कोशिका का कोशिका चक्र से स्थायी रूप से बाहर निकल जाना, स्थायी रूप से, परमानेंटली निकल जाना। कोशिका का कोशिका चक्र से अस्थायी रूप से बाहर निकलना, यानी निकलने के बाद वापस भी आ सकती है। उपापचय रूप से निष्क्रिय अवस्था, उपापचय रूप से निष्क्रिय थी या सक्रिय थी? सर निष्क्रिय तो नहीं थी, सक्रिय थी, यानी ये तो गलत हो गया। उपापचय रूप से सक्रिय थी, किसमें? G0 या शांत अवस्था। अब बात आ रही है, आप में से किसी ने 1 लगाया, किसी ने 2 लगाया। मेरे ख्याल से लेक्चर या तो पढ़ा नहीं है ध्यान से, या चीज सुनते नहीं है ध्यान से। आपको मैंने यह भी बताया था, G0 शांत अवस्था जब बताई थी तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक पुलिस वाला है जो निलंबित हो जाता है, जिसका निलंबन हो जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो, सस्पेंड। और सस्पेंड होने के बाद हो सकता है वो वापस से नौकरी पे भी आ जाए, हो सकता है वो परमानेंटली नौकरी उसकी बंद हो जाए। याद आ रहा? कोई एग्जाम्पल दिया था। तो G0 अवस्था जो होती है उसमें कोशिका जो होती है वो कोशिका चक्र से स्थायी रूप से भी बाहर निकल सकती है, अस्थायी रूप से भी बाहर निकल सकती है, दोनों रूप से निकल सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। क्या? कि कोशिका कोशिका चक्र में अस्थायी या स्थायी रूप से बाहर निकल जाती है। आंसर क्या होगा? 4th। मेरे आंसर देने के बाद में अगर आप आंसर दे रहे तो इट इज द मोस्ट ब्लंडर थिंग यू आर डूइंग। ये सबसे बड़ी ब्लंडर चीज है जो आप कर रहे हैं। आंसर देने के बाद में अगर आप आंसर कर रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। मत करिए। गलत हो रहा है, एक्सेप्ट करिए कि हां मेरा गलत है, मैं सुन रहा हूं। एक्सेप्ट करो कि हां मेरी गलती है। नेक्स्ट।
कोशिका चक्र की एस अवस्था हेतु निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो यह बढ़कर 4C हो जाती है, बिल्कुल सही है। एस अवस्था के लिए कौन सी चीज सही है? बिल्कुल सही दे रही है। डीएनए की अगर प्रारंभिक मात्रा 2C है तो वो कितनी हो जाएगी? 4C, बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका और उच्चतम पादपों की कोशिकाओं में तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। ये गलत हो गया। सर क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर लगाया थर्ड। जहां देखा पहला और दूसरा, आंसर ठोक दिया क्या तीसरा। ये तो दिमाग नहीं लगाना है? जहां दिखता है सर पहला और दूसरा, हमारा आंसर तीसरा होगा, है ना यूरोलॉजिस्ट रिंकू? यूरोलॉजिस्ट रिंकू, अरे तुम न्यूरोलॉजिस्ट बनो रे, तुम दिमागी रूप से कमजोर आंसर दे रहे हो, हैं यूरोलॉजिस्ट। अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि तारक केंद्र क्या पादप कोशिकाओं में मिलता है? थोड़ा सोचो, क्या पादपों की कोशिकाओं में तारक केंद्र मिलता है? सेंट्रियोल मिलता है? सर नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो उसका द्विगुणन कैसे कराएगा? नहीं कराएगा ना, तो ये बोल रहा होता है, हम बोलेंगे नहीं होता है। भैया गलत है। जब ये गलत है तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता। और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, ये बोल रहे हैं नहीं होता, ये भी गलत है। हम जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण ऐसा अवस्था में होता है, ये बोल रहे हैं नहीं होता, गलत है। ओ गलती हो गई गुरुजी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट होएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? हाँ सर मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट, जीव जगत कब स्टार्ट होएगा? पहले 12th करेंगे, फिर उसके बाद में 11th। सर G2 में होता है ना हिस्टोन प्रोटीन। वाह बेटा वाह, क्या बालक है यार, बहुत बढ़िया। सर हिस्टोन प्रोटीन G2 अवस्था में संश्लेषित होता है, एस अवस्था में तो मैं संश्लेषित हुआ था, है ना। 3 चीजें बताई थी इस अवस्था में, डीएनए, हिस्टोन, तारक केंद्र। सिंपल चीज याद रखनी थी। कौन सा निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन बताना था, सही कथन बताना है। हाँ जी, अरे बस करो माही सिंह, बस करो, बस स्पैम 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 स्पैम, बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। यहां क्वेश्चन करा रहे और लगे पड़े कॉपी पेस्ट करने में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हो सकता है अगर आपने गलती करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर गलती नहीं मानी जाएगी। यहां पर गलती ये मानी जाएगी कि मैंने ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी थी। चलो, आप में से कितने बच्चों को संकोशिका याद है? संकोशिका याद आ रही है? संकोशिका, जब माइटोसिस कंप्लीट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक का विभाजन आपने कराया। केंद्रक का विभाजन कराने के बाद में हमने साइटोकाइनेसिस नहीं कराया। साइटोकाइनेसिस नहीं कराने के बाद में फिर वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद में फिर केंद्रक का विभाजन हो गया। तो इस तरीके से बहुकेंद्र की अवस्था बन जाती है। ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को हम क्या बोलते हैं? संकोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो संकोशिका लाने के लिए कौन सी परिस्थिति जिम्मेदार थी कि सर कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता? साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होएगा तो कोशिका कैसी हो जाएगी? संकोशिका, सिनोसाइट बोलेंगे, सिंक्शियल कोशिका बोलेंगे, या हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लिएटेड यानी बहुकेंद्रीय कोशिका बोलते हैं, संकोशिका बोलते हैं। तो उस हिसाब से ये सेकंड वाला आंसर हमारा सही हो रहा है क्या, कि संकोशिका एक बहुकेंद्रीय कोशिका होती है? हां जी। जो अनेक केंद्रीय विभाजनों के होने से होती है? हां बिल्कुल। लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन के ना होने से होती है? बिल्कुल ठीक है, कि कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होएगा और केंद्रक विभाजन होएगा तो बहुकेंद्रीय कोशिका बनेगी जिसका नाम होगा संकोशिका। बिल्कुल सही है सेकंड। लेकिन फर्स्ट जो है, क्या फर्स्ट भी सही है? क्या बोल रहा है कि संकोशिका एक बहुकेंद्रीय कोशिका है? बिल्कुल ठीक है, संकोशिका जो होती है बहुकेंद्रीय कोशिका होती है जो अनेक एक केंद्रीय कोशिका के संलयन से बनती है। यह चीज हमने पढ़ी नहीं थी, उसके लिए माफी चाहता हूं, बताना भूल गया था। हालांकि एनसीईआरटी में भी नहीं थी, लेकिन ये याद रखना। क्या ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, 4 कोशिका है। अगर इन चारों कोशिका का जीव द्रव्य अगर संलयन कर जाए, चारों कोशिका जो है अगर फ्यूज्ड हो जाए, तो क्या ये एक सेल बनेगी? हां सर, एक कोशिका बनेगी। और इस एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक होंगे। हां, तो क्या इसको भी संकोशिका कहा जाएगा? यस, इसको भी क्या कहा जाएगा? संकोशिका कहा जाएगा। तो आपका जो पहला जो कथन है वो भी सही है, दूसरा जो कथन है वो भी सही है। हमारी एनसीईआरटी में दूसरी चीज बता रखी है, पहली नहीं बता रखी। तो पहली भी याद रखना कि अगर कई सारी
एक केंद्रकीय कोशिका अगर फ्यूज्ड हो जाए तो क्या बहुकेंद्रकीय कोशिका बनती है? बिल्कुल जनाब बनती है। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है। बाकी फोर्थ गलत है। कोशिका वृद्धि G2 अवस्था में रुक जाती है। नहीं जनाब। हां जी, शेफा मैं क्लास से ना ऐसा बाहर निकालूंगा फिर कभी आ नहीं पाओगे बैच में। समझ में आ गई ना? नेक्स्ट, सर पादप कोशिका में तर्कु तंतु कहां से आते हैं? भाई मेरे लेक्चर देख प्लीज, आपसे अनुरोध रहेगा लेक्चर को ध्यान से सुना करें और ध्यान से नोट डाउन किया करें चीजों को। सुनील कुमार, पादप कोशिकाओं में तर्कु तंतु जो थे वो एनेस्ट्रल होते हैं, एस्ट्रल नहीं होते हैं। यानी पादप कोशिकाओं के अंदर तारक केंद्र की जगह कौन होता है? पोलर कैप होती है, जो मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आंसर करिए। चलिए कर लिया। हां जी, अंतरावस्था के दौरान होने वाली घटनाओं के संदर्भ में कितने कथन सही हैं? अंतरावस्था के दौरान क्या होता है? अत्यधिक कुंडलित डीएनए पाया जाता है। गलत है। क्यों सर? अत्यधिक कुंडलित डीएनए कब पाया जाता है? सर जब विभाजन होता है। जब विभाजन होता है तो हम क्रोमेटिन को संघनित कर देते हैं और क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोसोम बनाता है जो अति कुंडलित होता है। तो ये तो होएगा नहीं अंतरावस्था में। अंतःप्राय द्रव्य जालिका और गोल्जिकाएं विलुप्त हो जाते हैं, ये भी नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये तो विभाजन में होता है। अंतरावस्था में थोड़ा ना होता है, वृद्धि में थोड़ा ना होता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यस, ऐसा अवस्था में होता है। कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है, G1 में होती है, S में भी होती है, G2 में भी होती है, सब में होती है कोशिका द्रव्य में। हालांकि मेजरली हम क्या बोलते हैं? जीवन में होती है, G2 में भी होती है, S में भी होती है। तर्कु तंतुओं का बहुलीकरण होता है, बिल्कुल होता है। ये भी किस में होता है सर? S में भी होता है। और ये किस में होता है गुरु? ये हमारे G2 में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? G2 अवस्था में होता है। अगर आपको याद आ रहा हो, ट्यूबुलिन प्रोटीन अगर याद आ रहा हो, है ना? तो भैया ये भी होएगा, ये भी होएगा, ये भी होएगा। खत्म। कितनी हो जाएंगी सर? 3 जो चीजें हैं जो अंतरावस्था से संबंधित है। ये पहली और दूसरी जो थी ये विभाजन से संबंधित। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, गलत पूछा है तुमसे, गलत पूछा है, गलत पूछा है, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। जो तुम आंसर दे रहे हो ना मैक्सिमम बच्चे, ऊपर प्रश्न देख, गलत पूछा है तेरे से, तू आंसर लगा रहा है फर्स्ट। अभी तेरे को बताया था। सोचो करिश्मा दानू। अब ऑब्वियसली बात है, आप बोलेंगे सर ये वाला तो सही है, ये मेटाफेज अवस्था को रोक देता है। हां सर, ये सूक्ष्म नलिकाओं का जो एकत्रीकरण होता है उसको रोक देता है। सूक्ष्म नलिका यानी तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? सूक्ष्म नलिका। उनका एकत्रीकरण यानी उनके निर्माण को क्या कर देगा? रोक देगा। ये भी ठीक है। अब बचा सर हमारे पास ये दोनों, हमें गलत छांटना था। आपने ये नहीं बताया सर इसे लिलिएसी पादप कुल के पादपों से प्राप्त किया जाता है। सर आपने ये नहीं बताया था। चलो, मैंने यहां पर ये नहीं बताया कि ये जो पादप जो होता है ये लिलिएसी कुल का होता है। कौन से कुल में आता है? लिली कुल में आता है या लिलिएसी कुल में आता है। ठीक है, तो ये सही है सर। ऐसे मत करा करनो ना है। चलो याद रखोगे ना आज के बाद। ठीक है, तो कॉल्चिसिन जो होता है वो लिलिएसी कुल के, जो लिलिएसी कुल जो होता है उसके अंतर्गत जो पादप का नाम है वो क्या है? कॉल्चिसिन ऑटमनेल है, जो लिलिएसी कुल में आता है। चलिए अब तो आंसर लगा लेंगे आप वैसे, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्यों फोर्थ हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर फोर्थ जो है वो गलत है। ये डीएनए प्रतिकृति को रोकता है? नहीं, डीएनए प्रतिकृति को नहीं रोकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ये गलत था। चलिए जी, नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन चेक्ड है नोबिता।
प्रतिलिपि कृत तारक केंद्र की विपरीत ध्रुवों की ओर गति कब देखी जाती है? जो तारक केंद्र है विपरीत ध्रुवों की ओर कब जाते हैं? हाँ जी, प्रोफेज में, जीवन अवस्था में, G2 अवस्था में, एनाफेज में। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर लगा दिया फोर्थ। भोंदू, एनाफेज में क्या तारक केंद्र जाते हैं विपरीत ध्रुवों पर? सर हमने ये नहीं देखा, हमने बस इतना सा फोकस किया विपरीत ध्रुवों की ओर गति। अरे विपरीत ध्रुवों की ओर गति तारक केंद्रों की पहले हुई थी, फिर वो पहुंच गए थे, फिर तर्कु तंतु निकाले थे, फिर उन्होंने गुणसूत्र को तोड़ा था, या पूर्ण गुणसूत्र मियोसिस में, माइटोसिस में आपका आधा आधा गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करे थे। तुमसे यहां पर गुणसूत्र नहीं पूछा, तुमसे तारक केंद्र पूछा और तुमने आंसर लगा दिया एनाफेज। जल्दबाजी में गलती हो गई। आंसर क्या आएगा? प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में तारक केंद्र पहुंचे थे और गुणसूत्र जो थे वो एनाफेज में जा रहे थे। तो यही होती है छोटी छोटी मिस्टेक्स। आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट होएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते जाइए कहां कहां गलती कर रहे हैं। चलिए, टाइमर हो गया समा। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही, पादपों में समसूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिका में होता है। यस, हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन जो होता है प्लांट्स के अंदर अगुणित में भी होता है, द्विगुणित में भी होता है, दोनों में होता है। G0 अवस्था में कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजित नहीं होती। ये भी बिल्कुल सही है। G0 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से तो सक्रिय थी, बिल्कुल ठीक थी, और विभाजन उनमें नहीं होता था। ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला और दूसरा दोनों, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जंतुओं की अगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अभाव होता है। नहीं जनाब, हमारी एनसीईआरटी में भी अपवाद स्वरूप लिखा हुआ था। क्या? नरमक्खी लिखा हुआ था। नरमक्खी जो होती है उसके अंदर जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं वो समसूत्री विभाजन से क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री भी हो सकता है, अर्धसूत्री भी हो सकता है, असूत्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है कोशिका टू कोशिका। कायिक कोशिका है तो समसूत्री विभाजन, प्रोकैरियोट से तो असूत्री विभाजन, जनन कोशिका है तो आपका अर्धसूत्री विभाजन, जनन कोशिका का निर्माण करना है तो। काइजमेटा को प्रेक्षित करने के लिए मियोसिस की सबसे उपयुक्त अवस्था? सर हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो अब क्वेश्चन में बताऊंगा तो आप एक झटके में आंसर दे दोगे। क्या बोल रहा है कि काइजमेटा को अगर देखना है, प्रेक्षित का मतलब उसको अगर देखना है, तो बेस्ट अवस्था मियोसिस की कौन सी? अब आप मुझे बताएं काइजमेटा कब दिखाई दिया था? मेटाफेज सेकंड में, पैकाइटीन में, डिप्लोटीन में, डायाकाइनेसिस में? किसमें बना था काइजमेटा? सर डिप्लोटीन में बना था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के निरोधक, निरोधक का मतलब क्या होते हैं? जो इनहिबिट करते हैं। जो रोकते हैं कोशिका विभाजन को। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, कर लेंगे इसका आंसर। सर साइनाइड, एजाइड, कॉल्चिसिन, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यहां पर देख आपको एजाइड, एमाइड, साइनाइड, कॉल्चिसिन ये चीज बताई। हां जी सर, आपने यहां पर पराबैंगनी किरणें नहीं बताई। लो जी, पराबैंगनी अगर नहीं भी बताई तो इतना कॉमन सेंस यहां पर लगा सकता है कि जब पहला सही है, जब पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑटोमेटिक सी बात है उपरोक्त सभी लिखा हुआ है तो ये भी सही होएगा। तो आंसर क्या होएगा इसका? फोर्थ होएगा। नेक्स्ट, हाँ लिलिएसी फैमिली हटा दी थी, लेकिन पढ़ेंगे हम, टेंशन मत ले। नहीं नहीं नहीं, लिलिएसी नहीं पढ़ेंगे, लिलिएसी फैमिली हटा दी है।
जो 6 फैमिली है कोर्स में केवल वही पढ़ेंगे। पुरानी एनसीईआरटी में लिली ऐसी फैमिली दे रखी थी। बालक कह रहा है सर इसका आंसर 2 है, लिख के ले लो। पैकाइटीन में क्या होता है? अर्ध गुणसूत्र प्रकट नहीं होते, गुणसूत्र प्रकट नहीं होते, गुणसूत्र हल्के अभिरंजित होते, गुणसूत्र और कुंडलित हो जाते हैं। क्या हुआ? माथा हिल गया। सर ये प्रश्न कहना क्या चाहता है? सर हमारा माथा हिल गया। पैकाइटीन में सोचो, पहले ऑप्शन में बोल रहा पैकाइटीन में अर्ध गुणसूत्र प्रकट नहीं होते। तुमको पैकाइटीन याद आ रहा है? हाँ सर। पैकाइटीन में क्या अर्ध गुणसूत्र नहीं थे? अबे सोच, अगर अर्ध गुणसूत्र नहीं होंगे तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में कराएगा? ये बोल रहे गुणसूत्र ही प्रकट। अरे गुणसूत्र अगर प्रकट नहीं होंगे, अरे हमने तो लेप्टोटीन में पढ़ा था कि गुणसूत्र बन जाते हैं। ये बोल रहा है गुणसूत्र हल्के अभिरंजित होते हैं, हल्के नहीं ठोस होते हैं। गुणसूत्र जब बन जाएगा तो वो कैसा होगा? ठोस होएगा। तो ठोस होंगे, हल्के नहीं होंगे। अब थोड़ा सा लगाइए, गुणसूत्र और कुंडलित होते हैं। और कुंडलित का मतलब संघनन और हो रहा है। तो लेप्टोटीन में स्टार्ट हुआ, गुणसूत्र बने, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इस दौरान पूर्णतः गुण संघनन चल रहा था, जो डायाकाइनेसिस पे पारगति क्रम में पूर्णतः संघनन हो जाएगा। तो गुणसूत्र और कुंडलित हो जाते हैं। यस सर, कुंडलित हो जाएंगे। आंसर क्या होगा इसका? 4th होएगा। नेक्स्ट, इंटरफेज की कौन सी अवस्था सबसे कम अवधि की होती है? युग्मन हेतु। वेल डन, बहुत बढ़िया। युग्मन हेतु और कुंडलित हो जाते, बहुत बढ़िया। चलिए, इंटरफेज जो था, अंतरावस्था जो थी, उसकी सबसे कम अवधि की कौन सी अवस्था होती है? G1, G2, S, उपरोक्त सभी। नहीं जानते तुक्का मत लगाओ, नहीं जानते तुक्का मत लगाओ, जानते हो तो आंसर करो। देखो, तुम ये तो जानते हो कि सबसे लंबी कौन सी है? G1 है। तो उपरोक्त सभी तो आएगा नहीं, G1 आएगा नहीं। भाई अंतरावस्था में 3 अवस्था है, G1 है, S है, G2 है। ये बोल रहा सारी की सारी कम अवधि की है। नहीं भैया, G1 सबसे लंबी होती है। अब बचे ये दोनों बच रहे हैं। अब इन दोनों में से अगर मैं हमारी कोशिका की बात करूं तो लगभग 11 घंटे, 23 घंटे में से लगभग 11 घंटे जो होती है वो कोशिका किसमें होती है? 23 घंटे में से, 23 आवर्स में से, 23 घंटे में से कोशिका अंतरावस्था में 11 घंटे इसमें होती है। G2 में लगभग 4 घंटे होती है। कितनी होती है? 4 घंटे होती है। तो बचा कितना हो गया? 8 घंटे जो होती है वो किसमें होती है गुरु? S अवस्था में होती है। 8 4 12, 12 और 11 23। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना, भूल मत जाना कि G1, फिर उसके बाद S, फिर G2 और फिर M। ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कोशिका चक्र जो था वो किस क्रम में हो रहा था? G1, S, G2, M। उसी तरीके से अगर समय काल पूछ ले तो सबसे लंबा काल G1, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद G2 और फिर उसके बाद M। यहां पर 11 घंटे, यहां पर हमारे 8 घंटे, यहां पर 4 घंटे और यहां पर 1 घंटा। डन, याद रखना, इसी क्रम को याद रखना। G1, S, G2, M, ये जो है कोशिका चक्र का काल जो होता है इस अवस्था में होता है, और समय भी इसी तरीके से याद रखना। सबसे लंबा समय G1, फिर S, फिर G2, फिर M। चलिए जी, आंसर क्या हो जाएगा? G2। नेक्स्ट, उपांति भवन किस दौरान होता है? ये तो कल पढ़ा है आपको। हाँ भाई, योविक ब्रो, ये योविक ब्रो लगा रहा है सर। पैकाइटीन में उपांति भवन होता है। या तो तू पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहा। आस्था सिंह ने भी लगा दिया सर, पैकाइटीन में उपांति भवन होता है। हाँ जी, और कोई? बाकी मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर लगाया। अरबाज खान कह रहा है सर लेप्टोटीन में होता है। वाह भैया,
इनको हिंदी में क्या पता, याद है क्या बोला था? स्थूल पट, युग्म पट, और जो आंसर दे रहे हैं ना तुम्हारे गाल पे लगने चाहिए, पट पटापट पट। भोंदुओं, कल तुमको बताया है डायाकाइनेसिस, लल्लूलाल, डायाकाइनेसिस कल की बात है। डायाकाइनेसिस में क्या हो रहा था सर? उपांति भवन हो रहा था, टर्मिनलाइजेशन हो रहा था। किसमें? डायाकाइनेसिस में, काइजमेटा का। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट होएगा। मैक्सिमम बच्चों ने सही लगाया, वेल डन। नेक्स्ट, कोई बात नहीं आस्था, इट्स ओके। चलिए जी, मे भी हो सकता है जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, वो एक्सेप्ट होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आता फिर गलती कर रहे हो तो वो चीज सही नहीं है बेटा। टाइपिंग मिस्टेक मान लिया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल। अंतरालावस्था किनके मध्य पाई जाती है? हाँ जी, अंतरालावस्था याद आ रही है? अंतरालावस्था, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस अंतरालावस्था किसके बीच में पाई जा रही थी सर? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो था, इन दोनों के बीच पाई जा रही थी। तो अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय इन दोनों के बीच पाई जा रही थी। तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर लगा दिया फर्स्ट। आगे ऑप्शन नहीं पढ़ोगे क्या? टीलोफेज प्रथम और प्रोफेज द्वितीय, जरा सोच, मियोसिस 1 का 4 अवस्था थी। हां सर, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड थी। अब हम बोल रहे हैं इन दोनों के बीच की जो अवस्था थी वो कौन है सर? अंतरालावस्था है। अब इन दोनों के बीच में क्या टीलोफेज 1 और प्रोफेज सेकंड के बीच की नहीं है? बिल्कुल है, ये भी तो सही है। टीलोफेज प्रथम और प्रोफेज द्वितीय, भाई ये टीलोफेज 1 और प्रोफेज द्वितीय, इनके बीच में भी तो कौन है सर? अंतरालावस्था, ये भी सही है। प्रोफेज प्रथम और प्रोफेज द्वितीय, प्रोफेज प्रथम और प्रोफेज द्वितीय, इनके बीच की नहीं जनाब, ये नहीं है, ये नहीं है, इनके बीच की थोड़ी ना, ये तो गलत है। लेकिन ये दोनों सही है। हाँ सर, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? फोर्थ हो जाएगा। क्या एक से अधिक विकल्प सही है? आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होएगा। क्या हुआ सुमित पाल? हाँ जी, हाँ भाई सुमित पाल, क्या हुआ? समझ में नहीं आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, आएगा आएगा, धीरे धीरे पढ़, चीज समझ में आएगी। अंतरालावस्था क्या थी? केवल G1 और G2 से बनी हुई थी, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थी। अब मियोसिस 1 की आखिरी अवस्था और मियोसिस 2 की जो पहली अवस्था, उनके बीच में क्या मिलेगी? यही तो मिलेगी, अंतरालावस्था। भाई नेक्स्ट, सर थर्ड गलत है ना? यस, थर्ड गलत था। जंतु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बार होता है? जंतु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बार होता है? कर लिया बेटा सभी ने? देखें एक बार आंसर। नहीं आता छोड़ भी सकते, बोल दो सर स्किप, नहीं आता, समझा दो, उसके बाद देखेंगे। ये बोल रहे जंतु कोशिका जो होती है, एनिमल सेल जो होती है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कौन एक से अधिक बार होता है? बताइए। डीएनए की प्रतिकृति एक से अधिक बार, 2 बार हुई थी कि 1 बार हुई थी? सर 1 बार हुई थी। ये बोल रहा है 1 से अधिक बार कौन सा होएगा? क्या डीएनए की प्रतिकृति 1 से अधिक बार हुई थी कि 1 बार? सर 1 बार, ये होएगा नहीं। बाइवेलेंट, बाइवेलेंट यानी युगलिक का निर्माण क्या 2 बार हुआ था? क्या मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में हुआ था कि सिर्फ मियोसिस 1 में हुआ था? सर मियोसिस 1 में हुआ था। क्या मियोसिस 2 में बाइवेलेंट बना था? नहीं सर, 1 बार बना था। जीन विनिमय केवल मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की, पैकाइटिन में हुआ था? हां सर। क्या मियोसिस 2 में ऐसी प्रोफेज 1 की 5 अवस्थाएं थी? नहीं सर। तो जीन विनिमय क्या 2 बार हुआ? नहीं सर, 1 बार हुआ। तो ये 3 चीज जब 1 बार हुई है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आ जाएगा सर? फोर्थ आ जाएगा। क्या? क्रोमेटिन का संघनन। सर प्रोफेज 1 में भी हुआ, प्रोफेज 2 में भी हुआ।
तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण सर अंतरावस्था में भी हुआ था। याद कर, मैंने तेरे को बताया था अंतरावस्था पहले जो हुई थी और अंतरालावस्था दोनों में हुआ था। केंद्रक का विभाजन 2 बार हुआ, मियोसिस 1 में भी हुआ, मियोसिस 2 में भी हुआ। कोशिका द्रव्य विभाजन मियोसिस 1 में भी हुआ, मियोसिस 2 में भी हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका गुरु? 4th हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, सर ये दोनों चैप्टर अगर स्किप कर दे तो आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। आगे के चैप्टर बेटा, फिर आगे के चैप्टर का कोई रोल नहीं रहेगा ना। फिर अगर तू इन दोनों चैप्टर को स्किप कर देगा तो ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर से लिंक होंगे। फिर मैं तेरे को याद दिलाऊंगा, देख याद कर, हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा था। फिर तू कहेगा सर हमने तो स्किप कर दिया, हमारा बैकलॉग हो गया। फायदा क्या हुआ? सर इक्वेटर क्या होता है? मध्य रेखा होती है मेरे भाई। एनाफेज 1 के दौरान क्या हुआ था? समजात गुणसूत्र पृथक हुए थे। हाँ जी। प्रत्येक गुणसूत्र में एक अर्ध गुणसूत्र था। ना जी। क्यों सर? अरे एक गुणसूत्र में एक अर्ध गुणसूत्र था कि 2 थे? सर 2 थे। गलत हो गया। पृथक हुए गुणसूत्र इक्वेटर की ओर गति करते हैं। यह बोल रहा है कि जो गुणसूत्र यहां पर मिल रहे थे, क्या वो इधर की तरफ, इक्वेटर क्या होती है? मध्य रेखा, क्या वो इधर की ओर गति कर रहे हैं या ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं? सर वो तो ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं। इक्वेटर कौन होती है? मध्य। क्या वो बीच में आ रहे थे? नहीं सर, इक्वेटर मींस मध्य रेखा, उस पर गति कर रहे थे। मध्य रेखा की ओर गति कर रहे थे कि ध्रुवों की ओर? एक से अधिक विकल्प सही है। अब कई बच्चों ने ये लगाया होगा एक से अधिक विकल्प सही है। नहीं, यहां पर एक से अधिक विकल्प सही नहीं है, एक ही विकल्प सही है। आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट होएगा। तुम क्या सोचा, हर क्वेश्चन में एक से अधिक विकल्प सही होएगा क्या? हाँ बेटा, क्या हो रहा है आज? हैं? हाँ क्या हुआ? पकड़े जा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलतियों से ही सीख मिलती है ना, तो गलतियां करो, लेकिन पूरे साल भर गलतियां करने के बाद लास्ट में मत करना, याद रखना। लगाइए सोच समझकर। सर थर्ड ऑप्शन समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आ गया शेफा? अभी क्लियर है? सर सेकंड ऑप्शन भी समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ गया शेफा? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करिए। यहां पर 4 अवस्थाएं दिखाई हुई हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इनको क्रम में लगाना है। देखकर आप कर सकते हैं आसानी से, आप आसानी से देखकर कर सकते हैं इसको, और मैक्सिमम बच्चों ने कर भी दिया है आंसर। वेल डन। जरा सोच, इन 4 अवस्थाओं में से इस अवस्था को देख, सबसे पहले इस अवस्था को देख। क्या इस अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे हैं? ये तो सर एनाफेज में हुआ था, ये तो सर एनाफेज में हुआ था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हुआ था। तो ये तो एनाफेज की बात हो गई है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। सर यहां पर कोई तारक केंद्र नहीं दिख रहा, केवल गुणसूत्र दिख रहे हैं, यानी गुणसूत्र बने होंगे, यानी ये प्रोफेज की बात होगी। ये प्रोफेज, ये एनाफेज। टीलोफेज यहां कहीं दिखा नहीं रखा, यानी सबसे पहले थर्ड और सबसे लास्ट में होएगा फर्स्ट। यानी यहां पर सबसे पहले थर्ड होएगा और सबसे लास्ट में फर्स्ट होएगा। थर्ड सबसे पहले यहां पर है और फर्स्ट सबसे लास्ट में यहां पर है। बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर यही होएगा डेफिनेटली। तो इतना स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अब ये तो एक्सप्लेन करते हो तो टाइम लगता है ना दोस्त। अब आप बोलेगे सर बस आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ऐसे नहीं होता ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कर सकते तो जरूर करिए, हालांकि ये अगला जो चैप्टर आएगा उसमें आएगा ये वाली चीज।
मैं जस्ट इतना सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक कोशिका है जिसका नाम है लघु बीजाणु, जो नहीं जानते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इसमें क्या होता है सर? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनते हैं सर? 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जो कैसे होते हैं गुरु? हैप्लॉयड होते हैं। क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। और यही लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाते हैं सर? पराग कण बनाते हैं। तो एक लघु बीजाणु से एक परागकण, इससे भी एक परागकण, इससे भी एक परागकण, इससे भी एक परागकण। ठीक है। अब आपसे पूछा था कि अगर मुझे 1000 परागकण बनाने हैं तो निर्माण हेतु कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता है? 4 परागकण बनाने के लिए एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो बताइए 1000 परागकण बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा सर? 250। खत्म, सिंपल। आंसर क्या हो जाएगा सर? 250। भाई एक से अगर 4 बन रही हैं तो 1000 बनाने के लिए कितनी चाहिए होंगी? 1000 को 4 से डिवाइड कर दे। यूरोलॉजिस्ट रिंग को कह रहे सर हमको समझ में नहीं आया। तो एक काम कर, तू पहले 1 से 4 परागकण बना, फिर 2 से 8 परागकण बना, फिर 3 से 12 परागकण बना, फिर 4 से 16 परागकण बना। ऐसे करते 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 जब तेरे 1000 परागकण बन जाए तो सोचना तूने कितनी कोशिका ली थी। ठीक, नेक्स्ट। हाँ मेरे भाई, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होएगा, नया चैप्टर स्टार्ट होएगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होएगा। बस बेटा बस, पेशेंस पेशेंस, धैर्य। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। 12th का पहला चैप्टर मानव पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सूक्ष्म नलिकाएं किसमें नहीं पाई जाती? हालांकि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का नहीं है, पिछले चैप्टर का, सेल चैप्टर का एक क्वेश्चन मैंने यहां पर डाल दिया था ताकि भूले ना। हाँ भैया, सूक्ष्म नलिकाएं किसमें नहीं पाई जाती हैं सर? तारक केंद्र में पाई जाती है। हाँ जी पाई जाती है। कशाभिका में पाई जाती है, तर्कु तंतु में पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, लैन का लाइसोसोम में नहीं पाई जा रही थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैन का लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। 7 क्वेश्चन और करने, 7 क्वेश्चन और करने अभी। जेबा, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ ना, तुम एक ही चीज बार बार पूछती हो रोज। 12th का ओल्ड एनसीईआरटी बुक चल जाएगा, और मैं कई बार ये चीज आपको बेटा रिपीट करके कई बार बता चुका हूं कि चाहे आपके पास ओल्ड हो चाहे न्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी नई लेकर आता हूं, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी पुरानी एनसीईआरटी से। और कई बार आपको बताया, आपके पास अगर ओल्ड है तो न्यू एनसीईआरटी अपने फोन में डाउनलोड कर लो, कंपैरिजन कर लो। सर मियोसिस में ओनली गैमेट्स बनते हैं? हाँ जी बेटा, गैमेट्स बनते हैं। केंद्रक झिल्ली किस अवस्था के अंत तक गायब हो जाती है? केंद्रक झिल्ली जो होती है वो किस में गायब हो जाती है? केंद्रक झिल्ली किस अवस्था के अंत तक गायब हो जाती है? अंत तक गायब हो जाती है। समसूत्री पूर्वावस्था, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, और सभी सत्य है। हाँ भैया, सोचो यहां पर पूर्वावस्था में अंत तक गायब हो रही थी, प्रोफेज सेकंड में भी हो रही थी, प्रोफेज, अरे भैया सारे के सारे प्रोफेज जो होंगे उसके एंड में विघटन हो रहा था केंद्रक आवरण का। हाँ जी बिल्कुल हो रहा था। तो सभी सत्य हैं, सभी में ही होएगा मेरे भाई। आंसर क्या आएगा इसका? 4th होएगा। है क्यों? प्रोफेज सेकंड क्यों? क्यों प्रोफेज सेकंड जो था, क्या वो प्रोफेज समसूत्री के प्रोफेज जैसा था? हाँ सर। क्या प्रोफेज 1 जो था उसमें केंद्रक आवरण नहीं विघटित हुआ? उसमें भी तो हुआ था। आंसर क्या आएगा? सारे के सारे सही है। सारे के सारे प्रोफेज में केंद्रक आवरण विघटित हुआ था मेरे भाई। नेक्स्ट। अर्धसूत्रण के विषय में गलत कथन को पहचानिए। अर्धसूत्री विभाजन के विषय में गलत कथन पहचानना है।
सर कोशिका भित्ति जब परिपक्व हो जाती है तो कमजोर हो जाती है। यस बेटा, कोशिका भित्ति कमजोर हो जाती है। क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पैक्टिनेज, जो क्या कर देता है, पैक्टिन को डिग्रेड कर देता है। इसीलिए जो टमाटर जो होते हैं या कोई भी चीज, फल जो होता है, पकने के बाद में पिलपिला हो जाता है, मुलायम जो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो नरम हो जाती है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन होता है? पैक्टिनेज। हाँ जी। अर्धसूत्री विभाजन के विषय में गलत कथन को पहचानना था, गलत कथन पहचान लिया। समजात गुणसूत्रों का युग्मित होते हैं, ये तो सही है। समजात गुणसूत्र जो है उनका युग्मन होता है, सिनेप्सिस होता है। 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, ये भी सही है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, ये तो सही है, गलत थोड़ी ना है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? सर आधी हो जाती है। डीएनए प्रतिकरण के दौरान डीएनए प्रतिकृति के 2 चक्र पूरे होते हैं। 2 नहीं होते हैं दोस्त, आप जानते हैं 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ये गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। सर आप लाइव हो? हाय राम, यही बस सुनने को बाकी रह गया था। नेक्स्ट। यही बचा था बस सुनने को। नहीं मेरे भाई, कोई दूसरा नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, जैसे पढ़ा रहा हूं उसी फ्लो में पढ़ते चलो। सर नीट का सिलेबस कहां मिलेगा? जो पढ़ा रहा हूं यही नीट का सिलेबस है। बाकी आपके जो चैप्टर में पढ़ाता जा रहा हूं वो नीट का सिलेबस है। और नीट का सिलेबस अगर आपको देखना है तो जो नई एनसीईआरटी उसमें जो चैप्टर है वो देखिए, वो नीट का सिलेबस है। नहीं तो एनटीए की वेबसाइट पर जाइए, पिछले साल का जो सिलेबस था उसको देख लीजिए। नहीं तो गूगल पर डालिए नीट सिलेबस, आपको मिल जाएगा नीट का सिलेबस। हाँ, ये क्वेश्चन आप अगर नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती आंसर लगाने की। नहीं आता छोड़ सकते हैं। हाँ जी, ये नहीं आता छोड़ दो, एक्सप्लेन करूंगा। चल, ये बोल रहा है एनेस्ट्रल अतारकीय माइटोसिस किस में पाया जाता है? याद करिए हम लोगों ने बात करी थी कि जंतु कोशिका जो होती है, उस जंतु कोशिका में यहां पर तारक केंद्र थे। हाँ सर बिल्कुल थे। अब ये जो तारक केंद्र जो थे, इनके आसपास क्या था? प्रोटीन का एक आवरण था, मैंने आपको बताया था। और इन प्रोटीन के आवरणों से निकले थे क्या? तर्कु तंतु। और जब तर्कु तंतु निकले थे तो ऐसे लग रहा था जैसे किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही है? इस तरीके से किरणें निकल रही है। और इस संरचना को हमने क्या बोला था? तारक बोला था, एस्टर बोला था। इस चीज को याद आ रहा है? क्या बोला था? एस्टर बोला था। अब आप मुझे बताइए, एस्टर जंतु कोशिका में होगा कि पादप कोशिका में होगा? ऑब्वियसली बात है, जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा सर? एस्टर पाया जाएगा, तारक पाया जाएगा। तारे के जैसी संरचना, जैसे तारा नहीं होता, तारा जो होता है उसमें इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में, ये तारा है मेरे भाई। आज तक बना नहीं है मेरे से, ये तारा है। तो इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में रेडिएशन जैसे निकल रही हो। ऐसी कंडीशन किस में थी सर? जंतु में। क्यों? क्योंकि यहां तारक केंद्र था। अब जरा सोच, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है एनेस्ट्रल। एनेस्ट्रल मींस अतारकीय कंडीशन। अब अतारकीय कंडीशन किस में होगी? जिसमें तारक केंद्र नहीं होएगा। अब तारक केंद्र किस में नहीं होता है सर? पादपों में। तो अतारकीय परिस्थिति किस में पाई जाएगी सर? पादपों में पाई जाएगी। खत्म। मीनिंग समझ में आ गया? क्लियर है? डन। प्रोकैरियोट्स नहीं मेरे भाई, सभी जीवित कोशिका नहीं। जंतु कोशिका में पाया जाता है एस्टर, पादपों में एनेस्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, याद रखना इस वर्ड को, एनेस्टर अतारकीय। सर प्रोकैरियोट्स में तारक केंद्र होता है? नहीं बेटा, प्रोकैरियोट्स में कोई तारक केंद्र नहीं होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन, द्विविखंडन होता है, स्टार्टिंग में बताया था। मियोसिस में गुणसूत्र पृथक होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये कर लोगे यार।
मियोसिस में यानी अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र कब पृथक हुए थे? बताओ मेरे को। एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में, डायाकाइनेसिस में, अंतर्वलन में कब गुणसूत्र पृथक हुए थे? गुणसूत्र पृथक हुए थे, गुणसूत्र टूटे नहीं, गुणसूत्र पृथक हो गए थे। भाई साहब एक कंडीशन ये है कि इसमें हमने ये कंडीशन कर दी है, ये है गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं कहलाता, ये गुणसूत्र का टूटना कहला रहा है। एक कंडीशन ये है इस कंडीशन में हमने बोला कि भैया ये गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो रहे हैं गुरु? अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अब बताओ ये मियोसिस में गुणसूत्र पृथक कब हुए थे? क्या एनाफेज सेकंड में हुए थे कि एनाफेज फर्स्ट में? सर एनाफेज फर्स्ट में हुए थे, तो आंसर क्या होएगा इसका? फर्स्ट होएगा। ये हुआ था एनाफेज सेकंड में और ये हुआ था एनाफेज फर्स्ट में। पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया गया था, यहां पर गुणसूत्र को तोड़ा गया था। तो अब आप जरा सोचिए, क्रोमोसोम सेग्रीगेट, एक वर्ड है इंग्लिश का, क्या? क्रोमोसोम सेग्रीगेट, यानी क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। और एक है क्रोमोसोम सेग्रीगेट या क्रोमोसोम सेपरेट, ये होता है किसमें? एनाफेज फर्स्ट में। और एक होता है क्रोमोसोम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम विखंडित को हम क्या बोलेंगे, मतलब ब्रेकडाउन, सिंपली क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन ऑफ क्रोमोसोम या ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रोमियर। ये कब होता है? ये होता है सर एनाफेज सेकंड में। ठीक है सर, डायाकाइनेसिस में भी तो गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। लल्लू लाल है क्या? कौन था ये? कौन था भाई कह रहे डायाकाइनेसिस में पृथक हो जाते हैं? बुधु 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 डायाकाइनेसिस में गुणसूत्र पृथक होते हैं। वो समजात गुणसूत्र अलग हो रहे थे एक दूसरे से, जहां पर उन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर लिया था। अगर ऐसा होता तो वो स्पेसिफिकली बोलता कि समजात गुणसूत्रों में उपांति भवन या समजात गुणसूत्र अलग एक दूसरे से हो जाते हैं, वो कब होते हैं? तब आता तेरा डायाकाइनेसिस। राहुल कुमार मिश्रा कह रहा सर समझ नहीं आया। कब समझेगा बेटा? सर प्लांट में सेंट्रियोल नहीं मिलता तो डिवीजन कैसे करते? भाई तुम लेक्चर वेक्चर देखते हो या नहीं देखते हो? मेरे को सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, तुम लेक्चर नहीं देखते हो? सीरियसली नहीं देखते हो क्या? क्या प्लांट्स में मैंने तुमको इतनी सी बात बोली थी, सेल चैप्टर में भी बताया था, यहां पर भी बताया था कि प्लांट्स में सेंट्रियोल की जगह पोलर कैप्स मिलते हैं। टीलोफेज में कौन सी घटनाएं पूर्ण होती है? इनमें से कौन सी घटनाएं जो टीलोफेज में पूर्ण होगी? टीलोफेज में मेरे ख्याल से सभी ने कर दिया होगा, कर दिया। तो टीलोफेज में कौन सी घटनाएं पूर्ण होती है? विपरीत तर्कु ध्रुवों पर गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं। यस, यानी विपरीत तर्कु और साथ साथ ध्रुवों पर गुणसूत्र एकत्रित। अरे भैया विपरीत ध्रुवों पर कौन पहुंचे? गुणसूत्र। और वहीं पर कौन है सर? तर्कु। तो वहां पर एकत्रित हो गए, कहां पर? विपरीत ध्रुवों पर। किसमें? टीलोफेज में। हाँ। केंद्रक आवरण का पुनः निर्माण हो गया। हाँ। गोल्जी का केंद्रिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वापस से निर्मित हो गए। हाँ। तो सबकी सब चीज वापस से निर्मित हो गई। हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। क्या? सभी। नेक्स्ट सर कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन और है बस। किस अवस्था में क्षतिग्रस्त डीएनए की फिर से मरम्मत होती है? अगर डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी फिर से मरम्मत कौन सी अवस्था में होएगी? वैसी बात है, डीएनए की मरम्मत यानी डीएनए का पुनः निर्माण। सोचो, अगर डीएनए थोड़ा सा खराब हो रहा है तो डीएनए की पुनः निर्माण कब होएगी? भाई डीएनए का निर्माण कब होता है? सर ऐसा अवस्था। अब बाला कह रहे हैं यार हमें कई बार तुम्हारे आंसर देख के हंसी आ जाती है। क्या यार तुम बिल्कुल भी आंसर नहीं लगा पा रहे हो क्या? है एम अवस्था में डीएनए की पुनः निर्माण होएगा। कौन था ये एम अवस्था लगाने वाला मेरे भाई? थोड़ा तो लॉजिक लगा, इतना सा लॉजिक लगाना था कि डीएनए अगर क्षतिग्रस्त हो गया यानी उसमें कोई खराबी आ गई है तो डीएनए को वापस से अगर निर्मित करना है, उसकी मरम्मत करनी है तो कब होएगा?
जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा। सर निर्माण नहीं होता, दिखने लगते हैं। डीएनए जो होता है उसका निर्माण नहीं होता, वो तो दिखने लगते। कौन है? अनुज धाकड़। सर निर्माण थोड़ी ना होता है, वो तो दिखने लगते हैं। डीएनए जो है वो दिखने लगता है ऐसा अवस्था में, निर्माण थोड़ी ना होता है। तो ऐसा अवस्था में फिर क्या होता है रे? हैं? बोलो महाराज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस प्रवस्था। नेक्स्ट भैया प्लीज आपसे अनुरोध है, ओके अनुज समझ गया मैं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त, इसमें नहीं। हाँ एक बच्चा बोल रहा है सर डीएनए की प्रतिकृति होती है तो खराब डीएनए की क्या प्रतिकृति हो जाएगी? देखो दोस्त क्या होते हैं, हर एक अवस्था के अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अगर इस अवस्था के अंदर कोई डीएनए आया और उसका रेप्लिकेशन हुआ, और रेप्लिकेशन मान लो रेप्लिकेशन नहीं भी हुआ, वो जो डीएनए अगर आया है इस अवस्था में, अगर वो खराब है, तो अगर वो खराब है तो हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी? उसको वापस से रेप्लिकेट कराकर या उसके अंदर चेंजेस लाकर, मतलब कुल मिलाकर मेरे भाई डीएनए की अगर मरम्मत करनी है, डीएनए की फिर से कॉपी बना, तो एक बार मुझे बता, ये तेरी दीवार है, इस दीवार में कहीं ना कहीं खराबी आ गई है। अब मैं बोल रहा हूं इस दीवार की मरम्मत करनी है, तो मरम्मत का मतलब पुनः निर्माण करना ना, वापस से ठीक करना ना। अब हम बोल रहे डीएनए वापस से ठीक कब होएगा? यानी डीएनए की या तो कॉपी बने या डीएनए की उसी चीज को वापस से अगर निर्मित करना है, तो वो जो एंजाइम जो होंगे जो डीएनए की मरम्मत करेंगे, वो डीएनए से संबंधित मरम्मत किस में होगी? एस अवस्था में ही तो होगी। और क्या G2 अवस्था में होगी, जीवन अवस्था में होगी, एम अवस्था में होगी? तो लॉजिक सी बात है, सीधी सी बात है, एस अवस्था में ही तो एंजाइम्स हैं जो डीएनए का रेप्लिकेशन करा सकते हैं। हाँ भैया ये तो सिंपल सा, दो क्रमागत विभाजन के मध्य जो अवस्था आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं, अंतरावस्था बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, सोच समझकर करिएगा। चेक पॉइंट नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, बोल दिया था, ऑलरेडी बोल दिया था मैंने, चेक पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ना है, आप आरंभ 2024 वाली क्लास देख सकते हैं, उसमें पढ़ाया हुआ है। यहां पर नहीं पढ़ाया, रीजन भी बता दिया था क्यों नहीं पढ़ाया है। सूत्रीय विभाजन के दौरान 256 कोशिकाएं प्राप्त करने हेतु कितने क्रमागत पीढ़ियों की आवश्यकता होगी? हाँ जी 40 का आंसर। कर लिया सभी ने? पक्का? सच्ची? चलें सर 8 पीढ़ी बिल्कुल सही आंसर है भैया। आपको 256 कोशिका बनानी है, यानी एक कोशिका से टोटल कितनी बनानी है सर? 256 बनानी है। अब हमने विभाजन कराया तो एक से कितनी बनी सर? 2 बनी। कितनी? ये पहली पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी। 2 कोशिका जो बनेंगी वो पहली पीढ़ी। फिर 2 से कितनी बनेंगी सर? 4, ये सेकंड पीढ़ी। 4 से 8 थर्ड पीढ़ी। अब ये तो हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए भैया, 2 की पावर n = 256 लगाओ भैया। n क्या हो जाएगा सर? n जो होएगा वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। नहीं आ जाएगा? सीधा सीधा 2 की पावर n की वैल्यू 256, n = 256 नहीं, n क्या होएगा यहां पर? 2 की पावर n = 256, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी सर? 2 की पावर 8।
तब क्या आएगा 256 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 8। और वैसे भी अगर तेरे को ऐसे नहीं आ रहा है तो लॉजिकली 1 से 2 पहली पीढ़ी, 2 से 4 दूसरी पीढ़ी, 4 से 8 तीसरी, 8 से 16, 8 से 16 चौथी पीढ़ी, 16 से 32 पांचवी पीढ़ी, 32 से 64 छठी पीढ़ी, 64 से 128 सातवीं पीढ़ी, 128 से 256 आठवीं पीढ़ी। तो टोटल कितनी पीढ़ी आ रही है सर 8 पीढ़ियां आ रही है। आंसर क्या हो जाएगा 8। हाँ जी, ये थे टोटल 40 क्वेश्चन दोस्त जो मैंने आपको दिए हैं, मतलब कराए हैं। अब इसके बाद के जितने भी 70 क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिए थे, क्या यहां पर इसके बाद जो 70 क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं और उसकी आंसर की लास्ट में चेक करनी है। कहां पर चेक करनी है? कहीं स्टार्टिंग से ही आंसर की चेक करने लग जाए, लास्ट में आपको आंसर की मिली हुई है। आंसर की जो होएगी वो 41वें क्वेश्चन से लेकर 110वें क्वेश्चन तक की होएगी। ये 41वां, ये 110वां, ज्यादा दिखाऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हारा फोकस होगा। अच्छा 41वें का आंसर चौथा, 110 का आंसर दूसरा, हमको पता है। बोलो जनाब कितने सही हुए 40 में से? 31, 39, बहुत बढ़िया, वेल डन। सर आपके पास क्या लिख रहा है? हाँ जी, मैं तो गया, मेरे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत हैं। यूरोलॉजिस्ट रिंकू सर मेरे 40 में से 4 गलत हैं, 40 में से 4 गलत। ठीक है विक्रम, 31 क्वेश्चन सही हैं। ओके उदय, रॉन्ग 7 है, स्किप 3 है, राइट 30 है। ठीक है गौतम, क्वेश्चन नंबर 21 मेरा रह गया, प्लीज निकाल दो। व्हाट इज योर ब्रदर नेम? कौन है भाई? अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनी निकाल लें, डायलिसिस करे, तो वो कब तक जिंदा रहेगा? डॉक्टर से जाकर पूछिए। आपके पास मैडम की क्लास की आवाज आ रही, कौन है भैया? प्रकाश बंबू। अरे भैया सर आज हमारा दिमाग काम नहीं किया। ओके तुषार सर मेरे 33 सही हुए हैं। ओके आशीष कुछ टाइम में नहीं कर पाए। ओके पायल प्लीज केमिस्ट्री ऐड करा दो, 2024 के बैच में मिल नहीं रहे हैं। ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर से बोलिए भैया। एनसीईआरटी रीड, ओके एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, वैसे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अर्धसूत्री विभाजन में कोई लाइन ऐसी थी जिसमें आपको दिक्कत आई अर्धसूत्री विभाजन की एनसीईआरटी पढ़ते हुए? लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है जिन्हें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशेष द्विगुणित कोशिका से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। सीधी सी बात बोल रहा है, युग्मकों का निर्माण कर रहा है तो द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे अगुणित युग्मक बनेंगे। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। हमने बात करी थी अगुणित अवस्था जो है वो किसके द्वारा होती है सर? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। और निषेचन जो है वो द्विगुणित अवस्था लाता है। ये भी मैंने स्पेशली लिख दिया था कि अर्धसूत्री विभाजन से अगुणिता आती है, निषेचन से द्विगुणिता आती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषता क्या है? भैया पादपों हो चाहे जंतु हो, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। सर 8वीं लाइन बता दो, ये लाइन बता दो। तो भोदूलाल हो क्या? 8वीं लाइन बता दो, ये लाइन बता दो। अर्धसूत्री क्या इसमें कौन सी लाइन तेरे को समझ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, क्या चीज समझ में नहीं आई? 8वीं में जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। तेरे को ये इतनी सी बात समझ में नहीं है कि अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन 2 बार होता है जिसमें अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय बोलते हैं। इस विभाजन में डीएनए की प्रतिकृति केवल 1 बार होती है। ये तेरे को पढ़ाया नहीं क्या पूरा? ऐसा अवस्था में पैतृक गुणसूत्र की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। सोच अर्धसूत्री प्रथम कब प्रारंभ होएगा? कल तेरे को बताया, 5 बार तेरे को बता चुका अर्धसूत्री प्रथम कब होएगा? जब पहले तैयारी हो जाएगी। पहले तैयारी हो जाएगी यानी G1, S, G2 इनसे गुजरकर कोशिका जब आएगी फिर होएगा अर्धसूत्री प्रथम। बताया कि नहीं बताया? वही लाइन यहां पर लिखी हुई है।
अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन या पुनर्योजन होता है। अब यहां पर देख मिस्टेक क्या कर रखी है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन और पुनर्योजन होता है। अब मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट सही है? नहीं साहब, यहां पर गलती है। और क्या गलती है सर? एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में सही दे रखा है, हिंदी मीडियम में यहां पर गलत दे रखा है। और क्या गलत दे रखा है? यहां पर फर्स्ट होएगा, सेकंड नहीं होएगा। आपके समजात गुणसूत्रों का जो युगलन जो हुआ था, जो पुनर्योजन जो हुआ था, वो किस में हुआ था सर? अर्धसूत्री प्रथम में हुआ था। तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में सही दे रखा है, ये इंग्लिश मीडियम में सही दे रखा है, इसको सही कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम में ये मिस्टेक है। नेक्स्ट, बाकी यहां पर बता रखा है अर्धसूत्री प्रथम की ये 4 अवस्था, अर्धसूत्री सेकंड की ये 4 अवस्था है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन की निम्न अवस्थाएं इस प्रकार दे रखी है, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, पूर्वावस्था 1 यानी प्रोफेज 1, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की 1 की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो ये अधिक लंबी और जटिल होती है। कल मैंने तेरे को बताया था माइटोसिस की प्रोफेज और यहां पर मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 जो होती है ये काफी लंबी और जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 अवस्थाओं में उपविभाजित किया गया। कौन कौन सी नाम लिखे हैं? तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगतिक्रम। इंग्लिश में भी लिखे हुए, हिंदी में भी लिखे हुए हैं। इंग्लिश को भी हिंदी में लिख दिया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, साधारणतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, यानी गुणसूत्र जो है वो संघनित होंगे तभी तो स्पष्ट दिखाई देंगे। गुणसूत्रों का संघनन, अब यहां पर सहनन लिखा हुआ, यहां पर क्या होएगा? संघनन होएगा, कॉम्पैक्टेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इसको भी आप सही कर सकते हैं, संघनन बोल दीजिए, सहनन बोल दीजिए, कॉम्पैक्टेशन बोल दीजिए। कॉम्पैक्ट हो रही है, कॉम्पैक्ट का मतलब सर लंबी क्यों होती है? अरे बांगड़ू लाल 5 अवस्थाओं से बनी हुई तो लंबी नहीं होगी। कह रहे लंबी क्यों होती है? हाँ जी, गुणसूत्र जो है क्या हो जाएंगे? संघनन हो जाएगा, कॉम्पैक्टेशन हो जाएगा, पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है, पूरी तनुपट के दौरान संघनन जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? युग्मपट बोलते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार के संबंध को सूत्र युग्मन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। चल, युग्मपट यानी जाइगोटीन में क्या हो रहा है? इस प्रकार के गुणसूत्र के युग्मकों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या इस प्रकार के गुणसूत्र जो युग्म बना रहे हैं उनको हमने क्या बोला था? समजात। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1 ये क्या थे? समजात गुणसूत्र थे, जो क्या कर रहे थे सर? युग्मन कर रहे थे। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र बोलते हैं। ये जो संरचना जो बन रही थी इसको हमने क्या बोला था? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र। और इस सम्मिश्र के निर्माण में एक जोड़ी समजात गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? युगली बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं। और उसके अंदर 4 क्या मिल रहे थे? अर्ध गुणसूत्र मिल रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला था? चतुष्क बोला था। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो युगली है, ये जो बाइवेलेंट जो होते हैं, बनते किसमें? जाइगोटीन में, लेकिन स्पष्ट किसमें दिखाई देते? एक एक चीज, एक एक बिंदु तुमको बताया, फिर भी तुमसे ये लाइनें नहीं समझ में आ रही है तुमको, है किसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं? सर ये स्पष्ट दिखाई देते पैकाइटीन में स्पष्ट दिखाई देते। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि ये अगली अवस्था में स्पष्ट दिखाई देंगे। अब जाइगोटीन के बाद अगली कौन सी आएगी सर? पैकाइटीन आएगी। पूर्वावस्था 1 की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूलपट पैकाइटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। मैंने तेरे को अवधियां बता दी थी, किसकी अवधि सबसे ज्यादा होती है, किसकी अवधि सबसे कम होती है। ठीक है, तो अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे ये बात यहां पर 4 क्या है? अर्ध गुणसूत्र है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला था? चतुष्क बोला था, जो स्पष्ट दिखाई देंगे। नेक्स्ट, इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिका दिखाई लग जाती है। किसमें? पैकाइटीन की बात कर रहा है, जिसमें पुनर्योजन ग्रंथिका दिखाई देने लग जाती है, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्र के बीच में जीन विनिमय होता है, यानी क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। वहां पर क्या बन जाती है? पुनर्योजन ग्रंथिकाएं बन जाती है। विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। क्या जीन विनिमय क्या है? आनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। वे जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिकॉम्बिनेज कहते हैं। याद रखना, वो जो एंजाइम जो इस प्रक्रिया में भाग ले रहे थे उनको हमने क्या नाम दिया? रिकॉम्बिनेज नाम दिया। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पुनर्योजन ग्रंथिका के अंदर बन रहे हैं। 2 गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है, यानी वो जो 2 गुणसूत्र जो होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ का क्या हुआ है सर? क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योजन होता है जीन विनिमय द्वारा आगे की तरफ, फिर वो आगे बढ़ते हैं, यानी अगली अवस्था में जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाती है। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रॉसिंग ओवर कब कंप्लीट हो जाता है, तो याद रखना पैकाइटीन में कंप्लीट हो जाता है जीन विनिमय, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल
स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था जहां पर विनिमय होता है वहां पर गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब इसके बाद क्या आती है, डिप्लोटीन आती है। डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का क्या होता है, विघटन होता है। बताया था कल मैंने आपको डिप्लोटीन में दो चीजें बताई थी, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है और वहां पर वर्ड लिखा था डी सिनेप्सिस, अगर आपको याद आ रहा हो। और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाता है। और यह भी बताया था कि पर्टिकुलरली जहां पर विनिमय होता है वहीं पर ही एक दूसरे से जुड़े हुए बाकी सारी की सारी चेन जो है वो खुल जा रही है। विनिमय बिंदु पर एक एक्स आकृति की संरचना दिखती है जिसे हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। कुछ कशेरुकीय प्राणियों में अंडकों के द्विपट महीनों या वर्षों तक चलती रहती है, ये समाप्त हो जाती है। ये वाली लाइन मैंने आज आकर आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ये जो डिप्लोटीन अवस्था जो होती है ये कई वर्षों तक चलती रहती है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, पारगतिक्रम डायकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइजमेटा का उपांति भवन होता है। काइजमेटा बिल्कुल अंत में पहुंच जाता है, जिसमें काइजमेटा अंत होने लग जाता है, काइजमेटा का अंत होने लग जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाता है। याद रखना ये वो अवस्था है जिसमें गुणसूत्र पूर्णतः क्या हो गए हैं, संघनित हो गए हैं। तर्कुतंत्रु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग अलग करने में सहायता प्रदान करते हैं। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है, केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगति क्रम की मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। पारगति क्रम वर्ड क्यों बोला, क्योंकि यही ट्रांजिशन होता है प्रोफेज से 1 से मेटाफेज 1 की ओर। डन। अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। मेटाफेज 1 में क्या होगा, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कुतंतु सूक्ष्म नलिका समजात गुणसूत्रों के जोड़ों को काइनेटोकोर से चिपका देते हैं और पूरे के पूरे समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अब जरा कॉमन सेंस लगा, ये बोल रहा है समजात गुणसूत्र तो पृथक हो गए, लेकिन जो अर्धगुणसूत्र जो है क्या वो गुणसूत्र बिंदु से चिपके हुए हैं, हां, क्योंकि टूटा नहीं है वो अर्धगुणसूत्र जो है वो बने नहीं है। अर्धगुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्र सेंट्रोमियर पर या तारा गुणसूत्र बिंदु पर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, टूटे नहीं है। खत्म मेरे भाई। इसके बाद में सारी की सारी चीजें सिंपल सेम टू सेम लाइक माइटोसिस है। अंतरालावस्था मैंने तेरे को बता दिया था, अंतरालावस्था इंटरकाइनेसिस, जिसमें ऐसी अवस्था नहीं होती है। सर आपने कहा था कि मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित नहीं होते हैं। हे भगवान, मैंने कब बोला कि मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित नहीं होते हैं? मैंने बोला था दो मध्यावस्था पट्टिका बनती है, किसमें, एनाफेज में। मैंने कब बोला कि मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित नहीं होते, कब बोला मैंने ऐसा, मेरे को ये बता दो। एक बार जरा सुनना, एक बार क्या बोला मैंने। बोला था एक रेखा पर व्यवस्थित नहीं होते, दो रेखा बनती है। डन, क्लियर है। बाकी इसके बाद सिंपल सी चीजें, ये डायग्राम आपने देखना, अर्धसूत्री सेकंड हूबहू किसके जैसा होता है, समसूत्री के जैसा होता है। क्लियर है। चलिए जी, अब अपन मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ में। शुरुआत करेंगे कल 12th का पहला चैप्टर पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है जी, चलो बाय बाय बच्चों, क्लास नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली है आपकी। बाय बाय।